हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने क्लास 12 के चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम इसमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और एग्रीकल्चर के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार मैंने एक थोड़ा सा नया इनिशिएटिव ये किया है कि आपके लिए जो भी इस क्लास 12 के अंदर थोड़े से चैप्टर्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट करके लेके आया हूँ, सो दैट कि आपको उन पॉइंट्स को स्पेसिफिकली अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है और ये आपके चैप्टर की समरी भी हो जाएगी जिससे आप चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Land around us is occupied by rivers. Some may have trees, and on some parts road and buildings have been built. बेसिकली इस लाइन से क्या समझाने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी, ये हमें बताने की ट्राई कर रही है कि जो हमारे आसपास में लैंड है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के अंदर लेते हैं। यानी एक लैंड की यूटिलिटी अलग अलग तरीके से हो सकती है। कहीं पे नेचुरली रिवर भी चल रही है, कहीं पे हो सकता है फॉरेस्ट हो या हमने ट्रीज लगा दिए हो, कहीं पे कुछ हो सकता है कि हमने कंस्ट्रक्शन करके रोड बना ली हो, बिल्डिंग बना ली हो, है ना। तो इस तरीके से लैंड रिसोर्स को हम यूटिलाइज करते हैं। देखिए एक चीज मैंने बात करी, लैंड रिसोर्स जो एनसीईआरटी में हमारे चैप्टर के टाइटल में आता है, लैंड एज अ रिसोर्स हम उसको देखते हैं। यानी लैंड का यूटिलाइजेशन हम डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में करते हैं और उसको हम देखते हैं कि हाँ लैंड हमें किस तरीके से अदर मीन्स के अंदर सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में काम आ रही है। एनवायरमेंटल अगर हम देखें तो ट्रीज एंड फॉरेस्ट और जो है लाइवलीहुड के अंदर हमें ट्रीज वगैरह से जो सारी चीजें मिलती है, इकोनॉमिक वैल्यू इसके साथ में अटैच्ड है कि किस तरीके से हमें रॉ मटेरियल मिलता है एग्रीकल्चर के थ्रू और हम अपने आप को फीड करते हैं ना, कैटल्स वगैरह को भी हम फीड करते हैं और पूरा लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो हम क्या करें, लैंड को एज अ रिसोर्स लेकर के चलते हैं और उसकी डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज को देखते हैं। प्रेजेंट क्या कंडीशन है, 1950 से लेकर 2014 तक का हम पूरा डेटा भी हमारे पास में आएगा, उसको भी हम देखेंगे। एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट मीन्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स आर सूटेड टू डिफरेंट यूजेस। ऑब्वियसली अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक रोड बनानी है प्लेन एरियाज के अंदर, है ना, आपको एक रोड बनानी है बिल्कुल फ्लैट प्लेन के अंदर और एक आपको रोड बनानी है माउंटेनियस रीजन के अंदर, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा ना। वही 60 किलोमीटर अगर आप 1 घंटे के अंदर प्लेन रीजन में कवर कर सकते हैं, लेकिन वही आप माउंटेनियस रीजन में नहीं कवर कर सकते। वहाँ की टेरेन अलग है, वहाँ के चैलेंजेस अलग है ड्राइविंग के। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन के अंदर चाहे आप बिल्डिंग्स या घर आप जो बना रहे हैं एक फ्लैट रीजन के अंदर, है ना, और वही आप एक बना रहे हैं माउंटेनियस रीजन में, तो दोनों के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन वाइज भी देखना पड़ेगा ना, लैंड की यूटिलिटी किस तरीके की है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की स्ट्रेंथ कैसी है, उन सबको आपको देखना पड़ेगा। तो लैंड को जब भी हम यूटिलाइज करें उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, उसका टाइप कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो जो हम एग्रीकल्चर फ्लैट प्लेन के अंदर कर सकते हैं वो हम माउंटेनियस रीजन में नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा जो माउंटेनियस रीजन में कर सकते हैं वो यहाँ नहीं कर सकते। जो डेजर्ट रीजन में हो सकता है वो कहीं और नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमें लैंड की यूटिलिटी उसके टाइप के अकॉर्डिंग देखनी होती है। ह्यूमन बींग्स दस यूज लैंड एज अ रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज रेजिडेंस एंड रिक्रिएशन। तो 3 टर्म्स दी हुई है। प्रोडक्शन के तौर पे हम इसके अंदर काम में लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, या फिर हम जो भी फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ अगर हम बनाते हैं, जैसे जूट है तो जूट को हमने उगाया, उसके बाद में उससे हमने बैग्स बनाए और उस बैग्स के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा जो भी मटेरियल हमारा बनाया हुआ है पैक करते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। रेजिडेंस के लिए हम वहाँ पे काम में लेते हैं, रिक्रिएशन के लिए भी हम काम में लेते हैं, है ना। दस अ बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल, रोड्स ऑन विच यू travel, park in which you play, fields in which crops are grown, and the pastures where animals graze represent different uses to which land is put. ठीक है, पेस्चर की लैंड अलग हो सकती है, आपके घर की स्कूल की लैंड अलग हो सकती है, पार्क्स की लैंड अलग हो सकती है, रोड्स की लैंड अलग हो सकती है। तो सारी लैंड को अलग अलग तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं, उसको हम समझते हैं। कहना है लैंड यूज कैटेगरीज। अब लैंड का यूटिलाइजेशन के बेसिस पे हमने कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया, तो उसके बारे में बात करते हैं। लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है, हमने जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लिए उसके अंदर में हमने कैसे कोई लैंड को यूटिलाइज किया है, उसके बारे में कौन ध्यान रखेगा, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे ध्यान रखता है। कौन ध्यान रखता है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। द लैंड यूज कैटेगरीज एड अप टू रिपोर्टिंग एरिया which is somewhat different from the geographical area.
रिपोर्टिंग एरिया और ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंस क्या हुआ? इंडिया का पूरा ज्योग्राफिकल जो आप रीजन देख रहे हैं ना, इंडिया का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया तो आपके पास फिक्स हो सकता है ना, जितना भी इंडिया का एरिया है। ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? फिक्स्ड है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग एरिया जो डिफरेंट हो सकता है लैंड यूज का। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर मान लीजिए बारिश अच्छी हुई है ना, रेन है ना जो अच्छी हुई, तो क्या होगा, एरिया जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। इस साल मान लीजिए बारिश अच्छी हुई है, मानसून बहुत अच्छा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी नहीं है ना, डेजर्ट रीजन के अंदर या फिर बहुत से ऐसे रीजन में। तो वहाँ क्या होगा, वहां पे आपको ज्यादा एग्रीकल्चरल एरिया इस बार दिखाई देगा कि हाँ मानसून अच्छा रहा था, बारिश अच्छी हुई थी, तो हमने भी पूरे अपने फील्ड के अंदर है ना क्रॉप के लिए काम में लिया उसको। या फिर आप देख सकते हैं कहीं पे कंस्ट्रक्शन और हो रहा है ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे आपको हाउसिंग भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं कि हाँ कुछ इस सिटी के अंदर हाउसिंग ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ पे और ज्यादा बिल्डिंग्स या ऑफिसेज ज्यादा बन गए हैं, है ना, बिल्डिंग्स या ऑफिसेज यहाँ पे और ज्यादा बन गए। तो इस तरीके से वो क्या हो रहा है, लैंड का यूटिलाइजेशन वाला एरिया ज्यादा काम आ रहा है। पहले कोई लैंड या आपके एक सिटी के अंदर खाली रहा करती थी, है ना, सिटी बहुत छोटी सी थी, लेकिन अब सिटी को आप देखते हो कि नियर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर तक भी हमारी सिटी तो एक्सपैंड कर गई। पहले 10 किलोमीटर के अंदर ही हमारी सिटी खत्म हो जाया करती थी। तो वो क्या हुआ, एडिशनल जो 20 किलोमीटर आपकी सिटी एक्सपैंड हुई है, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन वहां पे और ज्यादा हो गया, हाउसिंग हो गई, ऑफिसेज हो गए, बहुत सारी चीजें वहां पे हुई होंगी। तो वो लैंड का यूटिलाइजेशन का एरिया बढ़ा है ना, तो आप उसको कह सकते हो रिपोर्टिंग एरिया जो है ना वहां पे आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग एरिया डिफरेंट है ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया तो इंडिया का पूरा ज्योग्राफी में कितना एरिया आ रहा है उसको हमने कहा, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा, है ना, अनटिल एंड अनलेस कि हम किसी को अपनी लैंड दे ना दें या हम किसी को एक्वायर ना कर लें, है ना, तो वो वाली बात। तो उसमें क्या है, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऐसा भी होता है। बांग्लादेश के साथ में हमने अपने एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे 2014 के अंदर, है ना, तो ऐसे एनक्लेव्स को हमने एक्सचेंज किया था कि जो बांग्लादेश के कंट्री की टेरिटरी के अंदर कुछ ऐसे विलेजेस थे जो इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, और इंडिया की टेरिटरी में कुछ ऐसे विलेजेस थे जो बांग्लादेश से बिलोंग कर रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहा जाता था, है ना, उससे बिलोंग कर रहे थे। लेकिन बाद में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कुछ ऐसा किया गया, लैंड एक्सचेंज का एग्रीमेंट किया गया, जिसके अंदर वो विलेजेस को उन टेरिटरीज को एक्सचेंज कर लिया गया। जब तक कोई आप कंकर ना कर रहे हो या आप किसी को दे ना रहे हो उन सब चीजों को लेकर के, कच्चाथीवू आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, श्रीलंका को इंडिया ने दे दिया था, है ना, तो वो भी अपनी टेरिटरी हमने दे दी थी उनको, तो उससे ज्योग्राफिकल एरिया में चेंज आया। तो ऐसे जब तक इवेंट्स ना हो तब तक तो क्या है, हमारी ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स है। लेकिन जैसे ज्योग्राफिकल एरियाज में चेंजेस या फिर आप रिपोर्टिंग एरिया में चेंजेस की बात करते हैं तो वो तो हमेशा हो सकते हैं। एग्रीकल्चर का भी ज्यादा कभी कम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई सिटी के अंदर बहुत लो पेस पे हो रहा है, सिटी एक्सपैंड कर ही नहीं रही है ना, कोई कोई सिटीज उतनी है या सिटीज कोई कंट्री के अंदर भी ग्रोथ अच्छी नहीं है तो एक्सपेंशन ज्यादा नहीं हो रहा है, तो वो सब चीजें भी हो सकती है। तो लैंड यूज का रिकॉर्ड बेसिकली रखेगा कौन, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और एक बात हमें समझ आ गई, लैंड यूज का रिकॉर्ड एक अलग हो सकता है क्योंकि वो रिपोर्टिंग एरिया पे डिपेंड करता है, और ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट चीज होती है। देन द सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, हाँ जी भाई, ये ज्योग्राफिकल एरिया जो आपका फिक्स है ना, ज्योग्राफिकल एरिया जो आपका फिक्स है, तो ये आपका ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स्ड है, इसके बारे में कौन बात करेगा, इसके बारे में बात करेगा सर्वे ऑफ इंडिया फॉर मेजरिंग ज्योग्राफिकल एरिया, है ना, तो ज्योग्राफिकल एरिया को ये मेजर करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या आ गया, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब क्या हुआ, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितने एरिया का है, या आपने स्टेट्स बनाए हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा एरिया है, सबसे ज्यादा एरिया वाला राज्य स्टेट है, तो उसको आपने कैसे पता लगा कि इसके पास में सबसे ज्यादा एरिया है, सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से पता लगा। उन्होंने मेजर किया हुआ है कि इनके राजस्थान की जो हमने टेरिटरी डिसाइड की हुई है उसमें कितना एरिया आया, मध्य प्रदेश की टेरिटरी में कितना आया, यूपी की टेरिटरी में कितना आया, तमिलनाडु की टेरिटरी में कितना आया, केरला में कितना आया, है ना, मणिपुर में कितना आया, मेघालय में कितना आया, वो सब कौन डिसाइड कर रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया बता रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के फॉर्म में, यहाँ जी इसमें इतना एरिया आ रहा है। The difference between the two concepts are that while the former मतलब land use, former मतलब यहाँ पे land use वाले की बात कर रहे हैं, land use records changes somewhat depending on the estimates of land revenue records। ठीक है, land revenue record में estimates change हुए, मतलब रिपोर्टिंग चेंज हुई कि भाई इस बार तो थोड़ी कम हुई है आपके पास में एग्रीकल्चर के लिए, जो भी फील्ड्स वगैरह जो है उनमें कम क्रॉपिंग करी गई है,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे आपके लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेशन आ जाएगा, है ना। द लेटर रिकॉर्ड्स, लेटर का मतलब कौन सा की बात कर रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। लेटर मतलब ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल एरिया डज नॉट चेंज एंड स्टेज फिक्स्ड एज पर सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया ने जो बता दिया ना वो फाइनल है, उसके अलावा कोई और ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उसको चैलेंज करे ना, तो उनके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ गया वो फिक्स है। और लैंड रिकॉर्ड्स तो हमारे पास में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, लैंड रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर। यस, देन लैंड यूज कैटेगरीज एज मेंटेन्ड इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर एज फॉलोज। देखो लैंड के यूज की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, किसमें, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके पास रहता है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके पास रहता है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रहता है। वो ऐसे रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, उसमें उसने कितनी कैटेगरीज बताई हुई है, ठीक है, कि रिकॉर्ड में कौन कौन सी कैटेगरीज को लिखते हैं वो एक तो लिखते हैं फॉरेस्ट को। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एरिया अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब पहले तो ऐसा क्या था कि भाई जितना एरिया को, मान लो अभी तो नेशनल पार्क्स या फिर मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे डिक्लेयर कर दिए। पहले तो जब 1950s में आप देखोगे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत कम एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। तो जब तक डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ तो आपको क्या पता लगेगा कि फॉरेस्ट कितने रीजन के अंदर है ना। तो आज जितना डिक्लेयर्ड है, जितना सारा कुछ रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है, उतना तब नहीं था, कंट्री तो इंडिपेंडेंट हुआ ही था उस टाइम पे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एरिया अंडर द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, area under the actual forest cover is different from the area classified as forest, है ना। हो सकता है हमने क्लासिफाई तो इतने को कर रखा है लेकिन वहां से लोगों ने पेड़ पहले से काट रखे हो, हमने उसको कंजर्व करने के लिए डिक्लेयर कर दिया है। या हो सकता है हमने कहीं पे डिक्लेयर तो किया हुआ है कि ये एरिया फॉरेस्ट के, क्या पता फिर भी कोई ऐसा एरिया बचा हुआ हो जहाँ पे फॉरेस्ट आज की डेट में हो, है ना। तो ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। द लेटर इज द एरिया विच द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड एंड डिमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। ठीक है, तो क्लासिफाइड फॉरेस्ट किनको कहते हैं, क्लासिफाइड फॉरेस्ट उनको कहते हैं जिनको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, गवर्नमेंट ने डिमार्केट किया हुआ है, उसकी बाउंड्री गवर्नमेंट ने फिक्स करी हुई है कि भाई ये फॉरेस्ट है। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है वो क्लासिफाइड फॉरेस्ट होता है। ठीक है, द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर कंसिस्टेंट विद द लेटर डेफिनेशन। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में कौन सी चीज आती है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आती है क्लासिफाइड फॉरेस्ट। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आते हैं क्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये किस में आते हैं, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आते हैं। लैंड रेवेन्यू में किनको इंक्लूड करेंगे, क्लासिफाइड फॉरेस्ट को इंक्लूड करेंगे। ओके, यस, thus there may be any increase in this category without any increase in the actual forest cover। ठीक है, तो क्लासिफाइड फॉरेस्ट तो मान लो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया भाई आज से ये एरिया भी क्लासिफाइड फॉरेस्ट है, तो अब उससे होगा क्या, वास्तव में हो सकता है वहां पे फॉरेस्ट नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया, मतलब यहाँ पे अब फॉरेस्ट लगाया जाएगा, या यहाँ पे जो पहले फॉरेस्ट हुआ करता था उसको कंजर्व करेंगे, या यहाँ पे और नई स्पीसीज को लगाएंगे कि भाई ये आने वाले फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफाइड फॉरेस्ट वो एरिया होता है जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है और इसी को लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में रखा जाता है, एक्चुअल फॉरेस्ट को नहीं रखा जाता। ठीक है, तो एक्चुअल फॉरेस्ट में, क्लासिफाइड फॉरेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। देन बैरन एंड वेस्टलैंड की बात की जा रही है। इसमें लैंड यूज कैटेगरीज में एक कैटेगरी तो होगी फॉरेस्ट की, सेकंड कैटेगरी आती है बैरन एंड वेस्टलैंड की। बैरन एंड वेस्टलैंड क्या होती है, द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज वेस्टलैंड सच एज बैरन हिली टेरेन्स। ठीक है, वेस्टलैंड किस किस को कहेंगे, वेस्टलैंड कहेंगे बैरन हिली टेरेन्स को। बहुत ज्यादा हिल्स के अंदर जो टेरेन आ रही है जो कोई यूटिलाइज हो ही नहीं सकती उसको आप कहेंगे। डेजर्ट की लैंड को आप कहेंगे, जैसे बैरन हिली टेरेन्स का एक एग्जांपल दूं, लद्दाख के अंदर आप देखते हो ना जो आपको पहाड़ दिखाई देते हैं, वहां पे जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, जो हिल्स आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, बैरन हिली टेरेन्स ही है। ठीक है, तो उनको आप क्या कह सकते हो, वेस्टलैंड कह सकते हो। डेजर्ट की लैंड है जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा है ना, तो उसको आप क्या कह सकते हो, वेस्टलैंड कह सकते हो। रिवाइंस आप जिनको कह सकते हो, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर से एक रिवर निकलती है चंबल, तो चंबल जो है ना राजस्थान के अंदर जिन जिन एरियाज से होकर निकलती है, एमपी में जिन जिन एरियाज से होकर निकलती है वहां पे रेवाइंस बना देती है, मतलब रिवर का वाटर इतने फ्लो से निकलता है कि आसपास की पूरी लैंड को काट देता है, वो डिग्रेड कर देता है, तो वो रेवाइंस बन जाते हैं वहां पे। ठीक है, वहां पे उन रेवाइंस को आप क्या कहते हो, वेस्ट लैंड है, वो यूटिलाइज नहीं हो सकती है ना, इतनी ज्यादा वो खराब हो चुकी है, तो इनको क्या कहा जाता है, वेस्ट लैंड कहा जाता है, बैरन लैंड कहा जाता है।
normally cannot be brought under cultivation with the available technology. Presently जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके साथ में हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते एग्रीकल्चर के लिए। हो सकता है आने वाले टाइम में और टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए तो उसको हम यूटिलाइज कर लें, है ना, एग्रीकल्चर के लिए, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं, इनको बैरन और वेस्टलैंड कह रहे हैं, वेस्टलैंड कह रहे हैं। यस, तो आगे हमें क्या दिया है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अगला हमारे पास आ गया लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। दो कैटेगरीज हमने बात कर ली, थर्ड ही आ रही है। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में सारे ही आ जाएंगे जो एग्रीकल्चर में काम नहीं आ रहे, वो सारी कैटेगरीज इसमें आ जाएंगी। लैंड अंडर सेटलमेंट्स, सेटलमेंट मतलब जहां पे हम रह रहे हैं, चाहे वो रूरल एरियाज में हो चाहे वो अर्बन एरियाज में हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया, रोड भी आ गई है, ठीक है, कैनाल्स भी आ गई हैं, है ना, सब कुछ आ गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स आ गई, कैनाल्स आ गया। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लिए जो भी उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो भी आता है इसमें। शॉप्स, जो आप डेली अपने घर के आसपास सब कुछ देखते हो सकता है आपके घर पे भी कोई शॉप हो, तो वो भी आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो वो सारे आपकी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह सब इसमें आ गए। एन एक्सपेंशन इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज वुड लीड टू एन इंक्रीज इन दिस कैटेगरी ऑफ लैंड यूज। सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज कौन सी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज वो होती है जहां पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है बेसिकली। इंडस्ट्रियल जो आप बात करते हो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज कही जाती है ना, जहाँ पे जितना भी रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके, जैसे मान लीजिए शुगर केन है, शुगर केन को लेके आए वहां से उससे गुड़ बना दिया या उससे शुगर बना दी, तो वो क्या हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटी हुई, है ना। या मान लीजिए कि भाई कॉटन आया ना, तो कॉटन से बाद में फैब्रिक बना दिया, उससे कोई ड्रेस बना दी, वो सेकेंडरी एक्टिविटी हुई। टर्शरी एक्टिविटी बेसिकली सर्विस सेक्टर, जैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मार्केट में सेल है ना, या फिर मान लीजिए आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं जो भी, वो सारी किसके अंदर आ जाएंगी, टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाएंगी। ओके, तो ये सारी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तो इसके अंदर जितनी भी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज को आप डालोगे, या उनके अंदर जितना भी लैंड आया हुआ है, इंडस्ट्रीज का लैंड है, कोई सर्विस सेक्टर का कोई भी लैंड है, वो सब नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आएंगे। फोर्थ कैटेगरी फॉरेस्ट, बैरन लैंड, वेस्टलैंड हो गया, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो गया। देन एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर। परमानेंट पेस्चर यानी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि भाई ये एरिया ना पेस्चर्स का ही है, मतलब वहां पे कैटल आएंगे, रेयरिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्त, है ना, तो वो वाला। एंड ग्रेजिंग लैंड्स, तो वो एरियाज जो होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। मोस्ट ऑफ दिस टाइप लैंड इज ओन्ड बाय द विलेजेस, पंचायत, पंचायत होती है ना, पंचायत के अंडर में आ जाती है कि भाई पंचायत डिसाइड करेगी कि कौन सी लैंड को या कितनी लैंड को यहाँ पे रेयरिंग या फिर परमानेंट पेस्चर्स के लिए लैंड को डिक्लेयर करना है, क्योंकि वो वहां के रहने वाले हैं, उनको पता है ये सब चीज की कौन सी लैंड है वहां पे जो काम आ सकती है। और द गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिक्लेयर करती है इनको। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड। बहुत इनमें से बहुत छोटी सी लैंड होती है, बहुत कम लैंड होती है जो प्राइवेट ओन होती है, बाकी क्या होती है कम्युनिटी के अंदर आती है, या गवर्नमेंट की या पंचायत के अंडर में आ गई। द लैंड ओन्ड बाय द विलेज पंचायत कम्स अंडर द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मतलब कम्युनिटी की है, सबकी है, वो किसी एक की नहीं है। मतलब आप भी अपनी गाय लेके जा सकते हो, कोई थर्ड पर्सन भी लेके जा सकता है ना, मैं भी लेके जा सकता हूँ, कोई भी वहां पे कर सकता है। तो वो सब क्या है हमारे पास में, एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, ये चार कैटेगरीज थी। इसमें लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चार कैटेगरीज की लैंड थी। हाँ जी। देन उसके बाद में पांचवी कौन सी है हमारे पास में, फिफ्थ है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेट सॉन एरिया। भाई ये हमने उगाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वहां पे उगा हुआ है, ठीक है ना, मिसलेनियस ट्री जो है उनके बारे में बात की जा रही है। The land under orchards and fruit trees are included in this category. Much of this land is privately owned. भाई फ्रूट व्रूट लगा दिए, कुछ फूल पौधे लगा दिए, वो सब क्या आपकी प्राइवेट जमीन है, उसमें आप खेती कर रहे हो एक तरीके से इनकी, है ना। तो ये क्या हो गया, एग्रीकल्चर में ना डाल के इसको अलग से डाल दिया, है ना, ट्री क्रॉप्स वगैरह के अंदर डाल दिया। देन है कल्चरेबल वेस्टलैंड। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्टलैंड, एनी लैंड विच इज लेफ्ट फेलो, खाली छोड़ दी गई है, मतलब अनकल्टिवेटेड है, फॉर मोर देन 5 ईयर। देखो फेलो लैंड किसको कहा, मोर देन 5 ईयर्स वाली बात है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मोर देन 5 ईयर, और मोर देन 5 ईयर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। यस, is included in this category. It can be brought under cultivation after improving through reclamation practices. बेसिकली आपने 5-7 साल उस जमीन को छोड़ दिया, काम की नहीं रही होगी तभी आपने छोड़ा है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी आ गई, आपको पता लगा हाँ यार इस लैंड को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, पॉली बैग वगैरह लगा के, ड्रिप इरिगेशन से, या फिर यहाँ पे और कुछ नहीं उगता है तो हाँ हाँ ठीक है मशरूम्स को हम यहाँ पे कर सकते हैं,
इन हाउस है ना, ऐसा बना करके वहां पे कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उस लैंड को आपने सुधारा, यूटिलाइज किया, तो उससे आप क्या कह रहे हो, उसको रख रहे हो आप कल्चरेबल वेस्टलैंड में। 5 साल काम नहीं आई, कल्चरेबल वेस्टलैंड काम आने लायक, आपने उसको सुधार ली, फिर वो आ जाएगी कौन सी कैटेगरीज में, एग्रीकल्चर जो नेट्स ऑन एरिया वाली होगी उसमें आ जाएगी। देन करंट फैलो, दिस इज द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। ठीक है ना, एक साल भाई इस बार कुछ वहां पे है नहीं, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। मान लो बारिश अच्छी नहीं हुई, कोई एरिया में बारिश अच्छी नहीं हुई या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो भैया इस बार तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, बारिशें इतनी ज्यादा हुई है, इतनी ज्यादा हुई है कि आप कुछ लगा ही नहीं सकते हो। तो भाई मान लो आप वहां पे लगाते हो बाजरा, ठीक है, बाजरे को पानी इतना चाहिए ही नहीं, क्लाउड बस्ट हो गया, बहुत ज्यादा पानी हो गया वहां पे, तो बाजरा लगने की जैसी कंडीशन ही नहीं, आपका तो फील्ड पूरा पूरा ही बह गया, मिट्टी बहुत ज्यादा बह गई। तो अब क्या वो लैंड काम की रही नहीं, तो आपने उसको खाली छोड़ दिया कि भैया इस बार तो कुछ लगेगा नहीं। या हो सकता है बारिश बिल्कुल नहीं हुई हो, है ना, इस बार, या आप कोई काम से बाहर चले गए हो, या आपने किसी को दिया है, या आपका मतलब कुछ भी डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में है, तो मान लो किसी ने कुछ किया लगाया नहीं उसके ऊपर, तो उन सब कोई भी कॉज की वजह से 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब जो आपके पास में तीनों जो क्रॉप आती है ना, रबी, खरीफ एंड जायद, तो उन तीनों के अंदर ही अगर आपने कुछ नहीं लगाया, खाली पड़ी रही, तो करंट फैलो, मतलब उस साल खाली रही है। ओके, फैलोइंग इज अ कल्चरल प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट, द लैंड रिकूप्स द लॉस्ट फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, तो फर्स्ट केस मैंने आपको जो बताया था, है ना, वो उसके अंदर क्या था कि भाई आपको बहुत ज्यादा बारिश हो गई, इतना पानी हो गया कि वो लैंड कोई काम की नहीं रही, बाजरा आप वहां पे लगा नहीं सकते हो। तो जब वहां पे आप लगा नहीं पा रहे, तो आप क्या कह रहे हो, लैंड को रेस्ट दे रहे हो कि चलो ठीक है भाई, लैंड रिक्लेम कर जाए, खुद को सही हो जाए। कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए कि आप जिस एरिया में बहुत ज्यादा क्रॉप वगैरह लगा रहे कर रहे हैं, वहां पे लैंड क्यों कंटिन्यूसली फर्टिलाइजर डालने से एकदम खराब हो गई है, तो उस लैंड का वापस रिजुविनेट हो जाए, लैंड खुद को रिपेयर कर ले, उस प्रोसेस के लिए आपको पूरा 1 साल उसको खाली छोड़ना है कि हाँ ठीक है, इस बार मानसून आएगा, पानी गिरेगा, लैंड के अंदर रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं लगाएंगे, सही हो जाएगी। फिर एक रबी वाला सीजन आएगा, फिर खरीफ वाला सीजन आएगा, सारे सीजन हम उसको जब फ्री छोड़ेंगे, उसके बाद में जाके वो अपने आप को रिजुविनेट कर लेगी, फिर हम नेक्स्ट ईयर लगाएंगे, तो वो भी करंट फैलो होता है। तो एक बार, कई बार आपको नेचुरल कॉजेज की वजह से करना पड़ सकता है, कुछ आपके खुद के रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से भी हो सकता है, तो ये करंट फैलो वाला हो गया। देन फैलो अदर देन करंट फैलो, अब आपने एक सीजन खाली रखा है, उसके अलावा भी और कोई फैलो रखने का हो सकता है, हाँ, दिस इज ऑल्सो अ कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स। ठीक है, कितनी रेंज है यहाँ पे, देखो 1 to 5 ईयर्स है, तो वो क्या आ रही है, फैलो अदर देन करंट फैलो। ठीक है, अगर मोर देन 5 ईयर्स है, मोर देन 5 ईयर्स है, मोर देन 5 ईयर्स है, तो वो कौन सी हो जाएगी, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप बात करें यहाँ पे करंट फैलो, तो करंट फैलो क्या है आपकी, लेस देन अ ईयर, है ना, या फिर आप 1 ईयर के अराउंड कह दो, इक्वल्स टू 1 ईयर। ठीक है, इक्वल्स टू 1 ईयर हो गई ये करंट फैलो, करंट फैलो। 1 to 5 वाली आपकी कौन सी होगी, फैलो अदर देन करंट फैलो, फैलो अदर देन करंट फैलो। ठीक है ना, फैलो अदर देन करंट फैलो। मोर देन 5 ईयर कौन सी होगी, कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ओके, तो ये आपके पास में तीनों कैटेगरीज आ गई। देन नेट्स ऑन एरिया आ गया। ठीक है, तो नेट्स ऑन एरिया क्या हो गया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट्स ऑन एरिया। ठीक है, तो जितने के ऊपर आपने क्रॉप लगाई है, जितना की आपने हार्वेस्टिंग करी है, वो आपके पास में क्या आ जाएगा, नेट्स ऑन एरिया आ जाएगा। अब मान लो कल्चरेबल वेस्टलैंड है, उसको आपने सुधार लिया, सुधार के लिए आए तो क्या बन जाएगा, नेट्स ऑन एरिया बन जाएगा। मान लो आपने 1 साल इसको नहीं लगाया, करंट फैलो बन गया, फिर आपने 2-3 साल नहीं लगाया, फैलो अदर देन करंट फैलो बन गया, उसको आपने फिर लगाना शुरू कर दिया, तो नेट्स ऑन बन गया। फैलो अदर देन करंट फैलो मान लो 3-4 साल नहीं लगाया, फिर 5 साल नहीं लगाया, तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, वो कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर आ जाएगा। 1 साल नहीं लगाया ये, फिर दूसरे तीसरे साल भी नहीं लगाया तो इसमें आ गया, 5 साल नहीं लगाया तो फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो पटवारी वगैरह होते हैं, वो हर बार क्या करते हैं, हर क्रॉपिंग सीजन में आके गिरदावरी करते हैं,
तो गिरदावरी के अंदर वो सारा डेटा लेके जाते हैं, कौन से क्रॉप लगाई, कितने एरिया में लगाई, कब लगाई, है ना, सारा कुछ उनके पास डेटा रहता है। तो गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं, उसका वही हेड ऑफिस होता है, वहाँ वो रिपोर्ट करते हैं। फिर वहाँ देखते हैं अच्छा इस लैंड में 1 साल नहीं लगी तो भाई करंट वैल्यू में रख दो। फिर बोलेंगे अच्छा ये तो लैंड पिछले साल भी आई थी, इसने इस बार भी कुछ नहीं लगाई, ठीक है भाई इसका प्रमोशन करो, फैलो अदर देन करंट वैल्यू में रखो। फिर 3-4 साल नहीं लगाई, कोई बात नहीं, 5वें साल फिर नहीं लगाई, 5 साल से ऊपर हो गए, कल्चरेबल वेस्टलैंड में डालो। फिर मान लो और ज्यादा तक पड़ी रहेगी कल्चरेबल वेस्टलैंड में। फिर मान लो कोई आदमी आता है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उसको समझ में आ गई है, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी है, फिर वो करता है, उसके अंदर क्रॉप लगा लेता है, तो नेक्स्ट ऑन एरिया हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से लैंड को वहां पे कैटेगराइज किया जाता है। देन लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। तो किस तरीके से लैंड यूज जो है ना वो चेंज हो रहे हैं इंडिया के अंदर। लैंड यूज इन अ रीजन टू अ लार्ज एक्सटेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन दैट रीजन। भाई कहीं पे कोई रीजन हो सकता है ज्यादा एग्रीकल्चरल डोमिनेंट हो, वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर का ही काम होता हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लैंड को देखते हैं। कहीं पे हो सकता है सर्विस सेक्टर वगैरह का हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आप एक क्या करते हैं कि कोई एग्जांपल लेते हैं, यूपी के एक विलेज का एग्जांपल ले लीजिए। वहां पे क्या हो रहा होगा कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, पानी अच्छा अवेलेबल है वहां पे, गंगेटिक प्लेन के अंदर आ रही है वो, बारिश ठीक होती है, पानी वहां पे अवेलेबल है, तो लोग एग्रीकल्चर कर रहे होंगे। लेकिन वही एक है कि बैंगलोर के आसपास में कोई रीजन होगा, तो वहां पे लोग ज्यादातर क्या करेंगे, सर्विस सेक्टर से एसोसिएट होंगे। रीजन क्या, सर्विस सेक्टर में वहां पे ग्रोथ ज्यादा दिख रही है ना, बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग लैंडलॉर्ड्स हैं, वो अपने घर दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के नए हेडक्वार्टर्स वहाँ पे ओपन हो रहे हैं, नए स्टार्टअप्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो आसपास वाले जो लोग होंगे उनका झुकाव अपने आप कैसा हो जाएगा, टर्शरी सेक्टर में हो जाएगा। वो बोलेंगे यार अपनी लैंड ऐसी पड़ी है, कौन एग्री करेगा, चलो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कंपनीज ले रही है हेडक्वार्टर अपने, उनको ऑफिस बनाने यहाँ पे दे दो, कंपनीज ले रही है या मान लो कोई पीजी बनाने के लिए ले रहे हैं उनको दे दो। तो लोग इस तरीके से वहाँ पे काम करने लग जाते हैं, लैंड का यूज चेंज हो जाता है। किसके ऊपर डिपेंड किया, एग्रीकल्चर, हाँ इसके ऊपर डिपेंड किया, वो डिपेंड किया आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है लैंड का यूज कैसा होगा, यही बात यहाँ पे बताई गई है। However, while economic activities change over time, land, like many other natural resources, is fixed in terms of its area. At this stage, one needs to appreciate 3 types of changes that an economy undergoes which affect land use. तो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर 3 फेजेस आते हैं, उन तीनों फेजेस के अंदर उसके यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है, तो हम उनको देखेंगे। इसको देखते हैं। द साइज ऑफ इकोनॉमी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी grows over time as a result of increasing population, change in economic level, available technology and associated factors. As a result, the pressure on land will increase with time and marginal land would become underused. ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं। देखो होता क्या है कि मान लीजिए आपकी कंट्री की जो है ना इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बात करें ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो जीडीपी बात करते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर एक जीवीए होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। तो ये 2 इकोनॉमिक टर्म्स हैं। बेसिकली इनके अंदर क्या करते हैं, इकोनॉमी का मेजरमेंट करते हैं कि इकोनॉमी किस तरीके से या कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है या इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, या इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, सेकेंडरी बढ़ रहा है यानी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, या टर्सरी यानी सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो सब जीडीपी या जीवीए के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। जब इनके थ्रू हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लैंड की यूटिलिटी जो है ना वो किस तरीके से, अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है यानी एग्रीकल्चर वहां पे बढ़ रहा है, तो यानी लैंड का ज्यादा यूज एग्रीकल्चर में होगा। या मान लीजिए कहीं पे इंडस्ट्री बेस्ड है, तो यानी इंडस्ट्री में ज्यादा उसका यूज होगा। टर्सरी सेक्टर बेस्ड है तो वहां पे वैसा यूज ज्यादा होगा। अभी जो मैंने आपको बैंगलोर का एक एग्जांपल दिया और एक यूपी वाले विलेज का एग्जांपल दिया, तो वैसा यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन वहां पे बढ़ती जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लोग और ज्यादा लैंड खरीदेंगे, और ज्यादा काम को बढ़ाएंगे, है ना। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए और ज्यादा घर चाहिए, तो सिटी और एक्सपैंड करेगी, सिटी एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा, लोगों के लैंड की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, उनके पास और पैसा आएगा। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना। एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑन लैंड विल इंक्रीज। प्रेशर ऑन लैंड कैसे, उसी लैंड से हमें ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहिए, उसी लैंड के ऊपर हमें क्या है कि उतने ही एरिया के अंदर ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनानी पड़ेगी कि भाई यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग रह सके। ऐसा नहीं कि उस लैंड के ऊपर एक घर बना लिया, एक आदमी रह रहा है ना, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लैंड की बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस हो जाएंगी।
तो उसके अंदर बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी सो दैट कि बहुत सारे लोग वहां पे रह सकें, फ्लैट्स बनाए जाएंगे, है ना। एंड मार्जिनल लैंड वुड बिकम अंडर यूज। तो मार्जिनल लैंड जो होती है, छोटी छोटी जो लैंड्स होती है, ठीक है, मार्जिनल लैंड क्या होती है, लैंड का सबसे छोटा एरिया होता है। बड़ा सा खेत था मान लीजिए ना, तो उसके अंदर मान लीजिए आपके दादाजी का एक बड़ा सा खेत था, आपके पापा और दो लोग थे, तो उन दोनों के अंदर हाफ हाफ हो जाएगा। फिर आपके पापा के भी आप दो भाई हैं, तो उनके अंदर भी वो हाफ हाफ हो जाएगा, है ना। इसको मैं छोटा सा एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखो मार्जिनल लैंड क्या है, ये इतना बड़ा एक लैंड था, है ना, ये आपके ग्रैंडफादर का था, ग्रैंडपा, या पा ही लिख देता हूँ ना। ग्रैंडपा के क्या है, दो दो बच्चे हैं, है ना, आपके पापा और आपके चाचू, दो लोग हैं, तो दो लोगों में डिवाइड हो जाएगी सेम लैंड। तो ये देखो ये सेम लैंड है। अब सेम लैंड का क्या हुआ, दो लोगों के अंदर डिवाइड हो रही है, ये दो लोगों में डिवाइड होगी। अब फिर फर्दर क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनके अंदर भी फिर ये लैंड का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो एक ही लैंड के क्या हो गए, अब 4 पार्ट्स हो गए, है ना। इसको तो आप कहोगे लार्ज लैंड। अब ये जो छोटा सा पार्ट हो गया ना, ये क्या है, मार्जिनल लैंड होता है, ये होता है मार्जिनल लैंड, ठीक है। जितना प्रोड्यूस इसके टाइम ग्रैंडपा वाले टाइम हो पा रहा था, उतना प्रोड्यूस अब मार्जिनल लैंड में थोड़ी हो पाएगा, जो आपके हिस्से में आ रही है, नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, चाहोगे कि प्रोडक्टिविटी इसकी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करूं, कि भाई पहले मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में टोटल प्रोड्यूस हो रही थी 1 टन की प्रोड्यूस हो रही थी ना, या 1 क्विंटल की हो रही थी, मान लो 1 क्विंटल, 1 क्विंटल की मान लीजिए आपके पास में प्रोड्यूस हो रही थी, है ना। तो आप क्या चाहोगे कि यार मेरे पास में 1 क्विंटल के अंदर तो मेरा खर्चा ही नहीं निकल रहा है, इतना सारा मैंने इसके अंदर इनपुट दे दिया, इतना मैंने सीड दे दिया, इतना फर्टिलाइजर दे दिया, इतनी लेबर की लग गई कॉस्ट, है ना, फिर इतना मैंने खुद ने टाइम दिया, तो मेरी भी तो इनकम होनी चाहिए। तो आप क्या चाहोगे कि यार ये ना कम से कम 1.5 टन ना क्विंटल हो ना, तब जाके मेरे को कुछ जाके प्रॉफिट हो। 1 क्विंटल के अंदर तो मुझे कुछ ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, 1.5 क्विंटल हो तो आप क्या करोगे, इसका प्रोड्यूस 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल ले जाने के लिए आप ज्यादा इसके अंदर वो रिसोर्सेज को डालोगे। ज्यादा रिसोर्सेज यानी आप देखोगे अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सीड लाऊं, जिससे बढ़िया से बढ़िया प्रोड्यूस हो मेरी, है ना। अच्छी क्वालिटी की होगी तो महंगी बिकेगी, और कोई सीड ऐसा होगा जो मतलब जल्दी रेडी हो जाता है, तो मैं जल्दी उसको मार्केट में बेच पाऊंगा। उसके अंदर पेस्ट वगैरह कम लगते हैं, तो मुझे फर्टिलाइजर कम डालने पड़ेंगे। फिर आप देखते हो कि नहीं, हाँ मुझे इसकी ग्रोथ है ना अच्छी करवानी है, कहीं पे कोई और पेस्ट ना लग जाए, मौसम की वजह से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप पेस्ट उसके पेस्टिसाइड्स आप उसमें अच्छे डालते हो, फर्टिलाइजर्स आप उसमें एक्स्ट्रा डालते हो, है ना। तो इस तरीके से आप 1 क्विंटल से उसको 1.5 क्विंटल पे ले जाने के लिए ट्राई करते हो। तो क्या कर रहे हो, आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की ट्राई कर रहे हो। तो प्रोडक्टिविटी को जब आप इंक्रीज करने की यहाँ पे कोशिश करते हो, उस टाइम पे क्या हो रहा है, आप लैंड के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। मार्जिनल लैंड से ही आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो लैंड के ऊपर प्रेशर पड़ता है। क्यों, क्योंकि आप देखते हो कि यार मार्केट में इसका सही प्राइस मिल जाए, मेरी थोड़ी इनकम अच्छी हो जाए, है ना। तो वो सब चीजें, एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होगी, तो आप वैसे ज्यादा करने की कोशिश करोगे। चेंजेस इन इनकम लेवल, आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए आप वैसे कोशिश करोगे। अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स, आप देखोगे कि हाँ यार अच्छी हाई यील्ड वैरायटी का मेरे पास में सीड है, तो उसको मैं यूटिलाइज करूँ, महंगा आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अच्छे से इससे प्रोड्यूस कर लूंगा, फिर अच्छे दामों पे मैं इसको बेच पाऊंगा। तो उन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रेशर ऑन लैंड विल इंक्रीज, प्रेशर लैंड पे बढ़ता जाता है कि उसी से आप 1 क्विंटल की जगह 1.5 क्विंटल लेना चाह रहे हो, एंड मार्जिनल लैंड वुड बिकम अंडर यूज, है ना। तो मार्जिनल लैंड होते हैं, उनको इस तरीके से आप यूटिलाइज करते हैं, वो अंडर यूज भी हो जाती है कई बार। सेकेंडली, the composition of economy would undergo a change over time. In other words, the secondary and the tertiary sector usually grow much faster than the primary sector, specifically the agricultural sector. तो यहाँ एक चीज बताइए भाई, जितनी एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं होती ना, उससे ज्यादा सेकेंडरी और टर्सरी में होती है, बात खत्म। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। भाई इंडिया के अंदर आप देखो ना, एग्रीकल्चर जो पर्सन है, जिनके पास में जो खेती बाड़ी करते हैं, जिनके पास में अपना खेत है ना, उनकी इनकम लेवल उतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। लेकिन जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन वाली में काम कर रहे हो या कोई सर्विस सेक्टर की कंपनी में काम कर रहे हो, उनकी इनकम जल्दी जल्दी बढ़ती है। यार इंक्रीमेंट में लग गया, या 2 साल बाद में फिर इंक्रीमेंट है, फिर ये है, फिर वो है ना, या बोनस मिल गया। वहां तो बोनस वो है कि बारिश होगी तो अरे वैसा भी खराब हो जाएगी क्रॉप। एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, आपको उतनी जल्दी आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है जितनी आपको सेकेंडरी और टर्शरी में मिलती है, ठीक है। दिस प्रोसेस वुड रिजल्ट इन अ ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर यूज टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। तो आदमी क्या देखता है, जैसे बैंगलोर वाले आसपास के रीजन में आप क्या देखोगे, वहां देखोगे कि यार एग्रीकल्चर आपको बहुत कम देखेंगे, लोग देखेंगे यार कौन बारिश पे डिपेंडेंट रहेगा, बारिश गलत टाइम पे आ गई तो पूरी प्रोड्यूस खराब हो जाएगी, सही टाइम पे नहीं आई
तो वैसे दिक्कत हो जाएगी कि प्रोड्यूस पूरी ढंग से हो नहीं पाएगी, इतना खर्चा इसमें लग जाएगा। उससे बढ़िया अपन इस लैंड का क्या करते हैं, कंपनी को बेच देते हैं, बढ़िया अपने पैसा आ जाएगा, अपन उसको वहाँ यूटिलाइज करेंगे। या फिर लोग देखते हैं कि अच्छा इसका मैं बड़ा पीजी बना देता हूँ, यहाँ लोग आके रहेंगे, मेरे तो हर महीने की रेंट आएगी। तो इस तरीके से अगर आप जा रहे हो सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में जा रहे हो, तो वो क्या रहा है, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। यू वुड ऑब्जर्व दैट सच चेंजेस आर शार्प अराउंड लार्ज अर्बन एरियाज। बड़े अर्बन एरियाज के आसपास में ऐसे होते हैं। द एग्रीकल्चरल लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो परफेक्ट सूट करते हैं यहाँ पे। यस, thirdly, though the contribution of the agricultural activities reduce over time, the presence on land for agricultural activities does not decline. ठीक है, the reason for continued presence on agricultural land use है, तो the contribution of agricultural activities reduce over time. ठीक है ना, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो रिड्यूस कर रहा है ओवर टाइम, reduces over time. The pressure on land agricultural activities does not decline. मैंने अभी आपको प्रेशर बताया ना, क्यों नहीं डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या केस होगा, आप इसी लैंड से चाहोगे, आप इसी लैंड से क्या चाहोगे कि यार मेरे को ना इसी मार्जिनल लैंड से इतने की जगह अब 1.5 क्विंटल मेरा प्रोड्यूस हो जाए, सो दैट कि मेरे पास में क्या हो, अच्छे प्रॉफिट्स रह जाएं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लैंड के ऊपर प्रेशर ही तो इंक्रीज हो रहा है, लैंड पर प्रेशर ही तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो आप ज्यादा वहां से प्रोड्यूस निकालने की कोशिश कर रहे हो, 1 क्विंटल तक ही आने की कैपेसिटी थी, लेकिन आपने एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, फर्टिलाइजर सब दमादम लगा दिए ताकि आपका ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो प्रेशर ही यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना। दूसरा, इसके अंदर ग्रोथ भी कम होती है, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल ग्रोथ, मैंने किस में कहा था, आप किस में देखते हो, जो आप जीडीपी के अंदर बात करते हो, जीडीपी में क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप 3 सेक्टर्स के अंदर बात करते हो। कौन कौन से 3 सेक्टर है, एक आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के अंदर आप बात करते हो एग्रीकल्चर की, ठीक है, फिर आप बात करते हो सेकेंडरी सेक्टर की। अभी सेकेंडरी सेक्टर कौन सा हो गया, बेसिकली इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, और फिर बाद में आप बात करते हो टर्शरी की। टर्शरी में क्या आ गया, आपका सर्विस सेक्टर आ गया, है ना, तो आप इन तीनों की बात करते हो। तो इंडिया के अंदर अगर अभी हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टर्सरी सेक्टर का, है ना, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, ये हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वाला सेक्टर है। यानी पूरे जीडीपी के अंदर, यानी इंडिया की अगर 100 रुपी इनकम आ रही ना, 100 रुपी में से 44 या 45 रुपीज तो कौन दे रहा है कमा के इंडिया के अंदर, ज्यादातर कौन कमा के दे रहा है, टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर कमा के दे रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर का आप देखोगे ना तो ये क्या है, लोएस्ट होगा आपके पास में, ठीक है, वन ऑफ द लोएस्ट आपको देखने को मिलेगा, किसमें, एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको पैसा कम मिल रहा है और टर्सरी में आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर में आप लास्ट ईयर की ग्रोथ को कंपेयर करो, 2024 में आपको जो प्राइसेस मिल रहे हैं, आप एक क्रॉप को वहां पे सेल करने के लिए गए, और 2023 में आपको जो मिल रहे हैं यहाँ पे, नो डाउट आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रोथ बहुत कम है, ठीक है। तो फार्मर की जो इनकम है ना कम बढ़ रही है, और यहाँ पे जो पर्सन काम कर रहा है उसकी इनकम जल्दी बढ़ रही है, तो ये हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ओके। तो यहाँ हम ये बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज डज नॉट डिक्लाइन, द प्रेशर ऑन लैंड ऑन डज नॉट डिक्लाइन, प्रेशर तो बढ़ रहा है, 1 क्विंटल की जगह आप 1.5 क्विंटल प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, ठीक है ना, लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रिड्यूस ओवर टाइम, है ना। पहले देश के अंदर 50% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, आज 50% नहीं करते हैं, 20-25% लोग ही करते हैं। तो क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन लोगों का कम होते जा रहा है, इसका बढ़ते जा रहा है ना। तो लोग कहाँ से मूव कर गए, एग्रीकल्चर से मूव कर गए टर्शरी सेक्टर में। लोग कहते हैं नहीं हमारे बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करेगा, है ना, तो वो क्या हो रहा है, टर्शरी सेक्टर में आप मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे लोग कम होते जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का या प्राइमरी एक्टिविटी का कॉन्ट्रीब्यूशन घट रहा है या कम हो रहा है, और टर्शरी का बढ़ता जा रहा है। यस, तो क्या है इसके रीजन, इन डेवलपिंग कंट्रीज द शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्लाइन मच मोर स्लोली कंपेयर टू डिक्लाइन इन द सेक्टर्स शेयर इन जीडीपी। ये जो अभी मैंने पॉइंट समझाया वही वाला, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल दैट एग्रीकल्चर सेक्टर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो भाई खाने पीने के लिए तो चाहिएगा, तो प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, 1 क्विंटल की जगह आपको 1.5 क्विंटल वैसे ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वैसे आप प्रोड्यूस करने के लिए क्या करोगे, और ज्यादा फर्टिलाइजर, और ज्यादा पेस्टिसाइड, और ज्यादा हैवी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का सीड आप डालोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास में एक एक्टिविटी क्या दी हुई है, compare the changes of land use between 1950 to 57 and 2014-15।
इस पीरियड का जो है उसको हमें बेसिकली कंपेयर करना है। जो बुक में दिया हुआ है बस हमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, और तो क्या है ना। हाँ जी। तो इंडिया हैज अंडरगॉन मेजर चेंजेस विद इन द इकोनॉमी ओवर द पास्ट 4 और 5 डिकेड्स एंड दिस हैज इन्फ्लुएंस्ड द लैंड यूजेज चेंजेस इन द कंट्री। ठीक है, बोल बच्चा ने ज्यादा ध्यान नहीं देना। दीज चेंजेस बिटवीन 1950-51 2014-15 have been shown in figure 3.1। जो भी फिगर है उसमें भी हम देख लेते हैं। There are 2 points that you need to remember। ठीक है भाई, 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं रिमेंबर के लिए? 2 points you need to remember before you derive some meaning from this figure. Firstly, the percentage shown in the figure have been derived with respect to the reporting area। ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया है भाई? वो रिपोर्टिंग एरिया के रेस्पेक्ट में निकाला गया है। ठीक है, ओके। Secondly, since even the reporting area has been relatively constant over the years, a decline in one category usually leads to an increase in some other category। ठीक है भाई, तो जो एक कैटेगरी में डिक्लाइन होगा दूसरी कैटेगरी में बढ़ेगा। भाई मैंने कहा एग्रीकल्चर से 10 लोग निकल के सर्विस में आ गए, है ना, एग्रीकल्चर से 10 लोग निकल के सर्विस में आ गए, इसका मतलब एग्रीकल्चर में 10 कम हो गए ना, ये भी तो बात है। या इसको दूसरे वर्ड्स में कहूँ, एग्रीकल्चर में 10 लोग कम हो गए, तो 10 लोग कहीं ना कहीं तो गए होंगे, या सेकेंडरी में या टर्सरी में, तो टर्सरी में मूव ऑन कर गए या सेकेंडरी मूव ऑन कर गए, तो वहां 10 बढ़ गए होंगे। बस यही बात हमें कहना चाह रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चेंजेस इन शेयर ऑफ लैंड यूज कैटेगरीज इन इंडिया 1950-51 से 2014-15। तो बेसिकली अब हमें करना क्या है, अब हम कंपेयर करेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम के अप्रोक्सीमेट 1950-51 वाला जो टाइम था, और अभी जो रिसेंट टाइम 2014 का जो टाइम है, जब तक का हमारे पास में डेटा लिया हुआ है, उन दोनों टाइम के अंदर हम क्या करेंगे, लैंड यूज की कैटेगरीज को कंपेयर करेंगे। थोड़ा सा कंपैरिजन का बेसिस जो है ना उसको हम समझ लें पहले कि किस बेस पे कंपेयर कर रहे हैं। यस, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पहले जो बात की जा रही है परसेंटेज दिया हुआ इस तरफ रिपोर्टिंग एरिया का, ठीक है, कितना परसेंट जो लैंड है वो किस यूज में आ रहा है, और ये जो हमारे पास में दो है, एक जो लाइट कलर में दिखाया हुआ है 1950-51 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्कर कलर 2014-15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, तो देखिए ग्राफ बड़ा ही आसान होता है समझना और कंपैरिजन करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं वो सारी आगे हमें एक्सप्लेन की हुई मिलेंगी। थोड़ा सा हम देखते हैं, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट जो 1950-51 के अंदर कितना 17% थे, अभी कितना 23.3% है। यानी फॉरेस्ट का रिपोर्टिंग एरिया मतलब फॉरेस्ट हो सकता है पहले ज्यादा थे आज कम है, लेकिन पहले वो अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट थे या वो रिकॉर्डेड नहीं थे, तो अब उनकी रिपोर्टिंग हो चुकी है, तो पहले 17% थे, अब 23.3% है। ठीक है, इसी तरीके से एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज के अंदर बात की जाए, नॉन एग्रीकल्चरल यूज मतलब इंडस्ट्री में या सर्विस सेक्टर में कितना आ रहा है, पहले कितना आ रहा था 3.2% ही आ रहा था, अब कितना है 8.7% हो गया है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ग्रोथ देखने को मिल रही है कि नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में लैंड का यूज ज्यादा हो रहा है, शिफ्ट हो गया ना। देन उसके बाद में बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर क्या बात की जा रही है, 13.4% था पहले बैरन एरिया को अगर आप देखें, और अब कितना 5.5%। मतलब हो सकता है ये जो बैरन वाला है वो या तो अब एग्रीकल्चर के लायक बना लिया गया हो, या फिर वो नॉन एग्रीकल्चरल एरिया के अंदर यूज ले लिया गया हो। ठीक है, देन उसके बाद में परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड के बारे में बात की जाए, तो परमानेंट पेस्चर्स और पहले कितने थे 2.3% ही थे, अब कितना है 3.3% के आसपास, मतलब ग्रो किए हैं, रिपोर्टिंग उनकी ज्यादा हुई है, ज्यादा रिकॉर्ड्स के अंदर है वो। एरिया अंडर मिसलेनियस है ना, ट्री क्रॉप्स वगैरह के अंदर देखा जाए तो पहले 6.9% था, अब 1.0% ही है ना। तो फिर इसी तरीके से कल्चरेबल वेस्टलैंड के बारे में बात करें, वेस्टलैंड पहले 8% था, अब 4% ही है। मतलब वेस्टलैंड वाला जो था कल्चरेबल वेस्टलैंड, हो सकता है एग्रीकल्चर यूज में लैंड का यूज बढ़ गया हो, या फिर इसमें सर्विस या इंडस्ट्री में ज्यादा चला गया हो। इसी तरीके से फैलो करंट फैलो के अंदर देखें, देखो ये लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट सोन एरिया जो हम देखें ना, नेट सोन एरिया पहले कितना था 1950-51 में, ये था 41.7%, 41.7%, अब कितना है 45.5%। देखिए हुआ क्या, नेट सोन एरिया जो है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वो क्यों देखने को नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि जो यहाँ पे हमारे पास में बैरन लैंड जो थी पहले से कम हुई है, बैरन लैंड है ना, बैरन लैंड ऑब्वियसली कम हुई है। बैरन लैंड जो 13.4% थी उससे कितना आ गई 5.5% आ गई, ये कम हुई है, लेकिन सारी की सारी क्या एग्रीकल्चरल एरिया में गई है, नेट सोन एरिया के अंदर बढ़ी है, नहीं बढ़ी। ठीक है ना, नेट सोन एरिया में तो हमें बहुत कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 41.7 से कितना हुआ वो
41.7 से कितना हुआ है, 45.5 भी हुआ है। तो इंक्रीमेंट तो हमें लगभग 4% के आसपास, 4% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो अगर हम देखें बैरन लैंड तो कितनी सारी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये लैंड किसी और यूज में आ गई होगी। और यूज में आने का मतलब क्या हो सकता है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में आ गई हो, इंडस्ट्रीज लग गई हो, वहां पे सर्विस सेक्टर के अंदर काम आ गई हो। तो यही चीज हम यहाँ पे समझना चाह रहे थे कि जो हमारे पास में लैंड का यूज है वो किस तरीके से चेंज हुआ है। ठीक है, 4 categories have undergone increases while 4 have registered declines. Share of area under forest, area under non-agricultural uses, current fallow lands and nets on area have shown in increase. बड़ा कौन कौन सा है, बड़ा एक तो फॉरेस्ट वाला बढ़ गया, ठीक है, फॉरेस्ट वाला इंक्रीज हुआ है। देन बात की जा रही है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस ये वाला भी इंक्रीज हुआ है। देन करंट फैलो लैंड जो है वो भी हमारे पास में क्या है, पहले से इंक्रीज हुआ है। और नेट्स ऑन एरिया है वो भी हमारे पास में इंक्रीज हुआ है। ये 4 इंक्रीज हुए हैं, उनके अलावा बाकी सारे क्या है, सब डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ आ रही, ये सारे क्या है, 4 ही इंक्रीज हुए हैं, बाकी सब डिक्रीज हुए हैं। ओके, इसी को मैंने एक दूसरे फॉर्म के अंदर यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको बार ग्राफ के अंदर ऐसे कंपैरेटिवली भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इनमें इंक्रीमेंट और डिक्रीज हुआ है ना। तो ये फॉरेस्ट के अंदर इसी तरीके से चेंजेस, ये नॉट्स नेट्स ऑन एरिया के अंदर, करंट फैलो के अंदर देखो यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है ना, यहाँ हमें इंक्रीज देखने को मिला है, बाकी इनमें कहीं पे भी नहीं है। इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है और इसमें भी इंक्रीज देखने को, ये हमारे पास में 4 कैटेगरीज है जिनमें इंक्रीज देखने को मिला। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इनका क्या एनालिसिस है वो अब हम देखते हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड अबाउट दीज इंक्रीजेस। तो इंक्रीज जो हुए उनके बीच में, उनके लिए क्या ऑब्जर्वेशंस हैं वो देखते हैं। यस, द रेट ऑफ इंक्रीज इन द इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में सबसे ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ये रहा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ठीक है, यहाँ पे कितना 3.2 से 8.7 हुआ है ना, कितना इंक्रीज हुआ है, 3.2% से सीधा 8.7% इंक्रीज हुआ है। इसमें नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में सबसे ज्यादा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यस, this is due to the changing structure of Indian economy which is increasingly depending on the contribution from industrial and service sectors। ठीक है, तो मैंने अभी आपको यही बताया, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन, अगर इंडिया में 100 रुपए की इनकम होती है, इंडियन गवर्नमेंट को 100 रुपए की इनकम हो रही है, सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या हुआ, सर्विस सेक्टर का मतलब जो भी आप जैसे सर्विसेज कर रहे हैं है ना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जो भी सर्विसेज कर रहे हैं है ना, तो वो सारी भी, मतलब आपने एक मोबाइल फोन बेचने वाला भी सर्विस कर रहा है ना, मोबाइल फोन को रिपेयर करने वाला भी सर्विस कर रहा है। जो अगर आप मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी आप सर्विस कर रहे हैं। एज एन एजुकेटर मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, सब सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर ज्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में कौन सा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज अपने आप बढ़ गए है ना। नॉन एग्रीकल्चर कौन से हुए, एक तो इंडस्ट्रीज प्लस सर्विस। ओके, तो इन दोनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यहाँ बढ़ रहा है। एंड एक्सपेंशन ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, भाई जहाँ पे सर्विस सेक्टर के अंदर लोग काम करने के लिए बैंगलोर गए हैं, तो वहाँ पे उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, मतलब पीजी चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, वहाँ पे ऑफिस भी बनेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि वहाँ पे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के भी इंक्रीमेंट हो रहा है ना। ऑल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स हैज एडेड टू द इंक्रीज। ठीक है, इसी तरीके से उनके आसपास में जो रूरल एरियाज होंगे उनमें भी आपको ऐसे एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। Thus, the area under non-agricultural uses is increasing at the expense of wasteland and agricultural land। तो जो वेस्ट लैंड थी, जो कोई काम की नहीं थी, वहां पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, तो वो वैसे हमारे पास में काम आ गई। और जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो भी इस तरीके से काम आ गई। हमने बात करी थी ना कि बैंगलोर के आसपास के मान लो कोई ऐसा रीजन है, देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक ये एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है ना। अब इस लैंड के आसपास में मान लीजिए क्या हुआ ना कि यहाँ तक सिटी एक्सपैंड कर गई है ना। तो अब सिटी जैसे जैसे आगे एक्सपैंड करती जा रही है, रूरल एरिया भी क्या हो जाएगा, अर्बन एरिया के बहुत प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से यहाँ पे भी लैंड के अच्छे प्राइसेस होंगे। अब जो यहाँ पे काम कर रहा है, मान लीजिए मतलब कोई भी एक पर्सन काम कर रहा है ना, पर्सन रिचर्ड की बात कर लेते हैं ना, पर्सन नेम रिचर्ड, मिस्टर रिचर्ड जो है ना यहाँ पे मान लो काम कर रहा है, ठीक है ना। ये लो जी,
मिस्टर रिचर्ड जिनका एक ये मतलब पूरा फील्ड है, अब क्या होगा, ये सोचेगा कि यार है ना, अपन ऐसे ठीक है कि क्रॉप व्रॉप लगा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, खाने के लिए अपने पास में बच जाता है, अपन बेच के भी आ जाते हैं, लेकिन एक तो इसमें पहली बात तो मेहनत बहुत ज्यादा, चलो वो भी छोड़ो, एग्रीकल्चर जो है ना वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, बारिश कभी ढंग की हो गई, कभी नहीं हुई, या मान लो अपनी ना जो क्रॉप है वो पूरी रेडी है, उस टाइम पे अगर मान लो बारिश हो गई तो वो क्या पूरी खराब हो जाती है, तो प्राइजेस के अंदर भी फ्लक्चुएशन रहता है कि कई बार अपन ने लगाई वो सब जगह ही मान लो अच्छी हो रखी है तो उसके अंदर प्राइजेस भी बहुत कई बार लो हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है ना, इतने पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं, फिर कभी हमारे पास में अच्छी वैरायटी का सीड नहीं हो तो फिर क्वालिटी लो होने की वजह से वैसे प्राइजेस ढंग के नहीं मिलते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मिस्टर रिचर्ड क्या सोचते हैं कि यार इस लैंड का मैं क्या करूं, एग्रीकल्चर की जगह मैं इसको क्या करूं, कुछ है ना, या तो इंडस्ट्री यहाँ पे कोई मुझे लेने के लिए आए तो उस इंडस्ट्री को मैं क्या कर दूं, सेल कर दूं इसको, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड का मेरे पास में दूसरा क्या है, मैं कोई इसको सर्विस सेक्टर में डाल दूं, सर्विस सेक्टर क्या मतलब, मैं कोई पीजी बना दूं, मैं कोई यहाँ पे ऑफिस बना दूं, है ना, या फिर मैं यहाँ पे कोई हाउसिंग के लिए कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दूं, तो वो कुछ भी इनमें से अगर कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी एग्रीकल्चर लैंड को, अपनी एग्रीकल्चर लैंड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका यूज किस में आ जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में हमें देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर की लैंड तो पहली बात तो कम हो जाएगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस दो तीन है ना, एक क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, एक तो एग्रीकल्चर लैंड है उसके एरिया में एक तो कमी देखने को मिलेगी, एक नॉन एग्रीकल्चर, दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है वो इंक्रीज हो जाएगी, तीसरी चीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, सर्विस सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है या सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो हमें राइज होता हुआ दिखेगा, है ना, और इसी तरीके से हमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या होता हुआ दिखेगा, कम होता हुआ दिखेगा। तो ये तीन चार इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो सीधे सीधे हमें देखने को मिल रहे हैं ना, ये चारों कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, यस। तो इस तरीके से हमने बात करी इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ वेस्ट लैंड एंड एग्रीकल्चर लैंड, इस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड भी कम होती जाएगी, वेस्ट लैंड का तो सीधा सवाल उठता ही नहीं है, उसको तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। द इंक्रीज इन द शेयर अंडर फॉरेस्ट एज एक्सप्लेन्ड बिफोर कैन बी अकाउंटेड for by increase in the demarcated area under the forest rather than an actual increase in the forest cover in the country, self explanatory है ना, फॉरेस्ट के अंदर चाहे खुद में इतना इंक्रीज ना हुआ हो, बेसिकली वहां हुआ क्या हुआ होगा, वहां पर डिमार्केटेड एरिया, जितना एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है वो ज्यादा हो गया है, मतलब पहले मान लीजिए 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ही फॉरेस्ट डिक्लेयर था, अब आज क्या हो गया 90 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया डिक्लेयर हो गया फॉरेस्ट, है ना, तो इस तरीके से क्या है कि फॉरेस्ट के एरिया में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, वास्तव में फॉरेस्ट नहीं बढ़ाई ये डिमार्केशन जो था या फिर नोटिफिकेशन जो था ना वो अब निकाला गया है, तो उसकी वजह से हम कह रहे हैं फॉरेस्ट के लैंड में या फॉरेस्ट के एरिया में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। द इंक्रीज इन द करंट फैलो कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ओनली 2 points. The trend of current fallow fluctuates as a great deal over years depending on the variability of rainfall and cropping cycle, है ना, करंट फैलो तो देखो वो साल भर वाला जो एक गैप होता है उसी को हम कह देते हैं, तो होता क्या है कि वो ऐसा भी हो सकता है कभी मान लो रेन ज्यादा हो गई है तो वहां पे पूरी लैंड ही खराब हो गई, मान लो वहां पे सॉइल वॉइल सारी बह के निकल गई, या बिल्कुल भी नहीं हुई है, वो भी एक रीजन हो सकता है ना, या वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई ने अपनी क्रॉपिंग साइकिल में मतलब पूरा रेस्ट लिया हुआ है वहां पे कि लैंड को हमें रिजुविनेट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो वो भी उन्होंने 1-2 साल का गैप लिया हुआ हो सकता है, तो ये तो क्या बड़ा फ्लक्चुएटिंग थिंग है, इसलिए इसको ऊपर हम कह नहीं सकते कि भाई करंट फैलो क्यों बढ़ गया, इसको छोड़ते हैं। The increase in net sown area is a recent phenomena due to use of cultivable wasteland for agricultural purpose, ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या चीज है भाई, जो कौन सी कल्चरेबल वेस्टलैंड है, कल्चरेबल वेस्टलैंड को हमने क्या कहा, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब उसका रीजन ये भी हो सकता है कि बेटर आपके पास में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी आ गई है, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स हो गए हैं, या वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी और आ गई है ना, तो इस तरीके से भी हमने क्या कर दिया, लैंड को यूटिलाइजेशन के लायक बना दिया है। बिफोर विच इट वॉज रजिस्टरिंग स्लो डिक्रीज, देयर आर इंडिकेशंस दैट मोस्ट ऑफ द डिक्लाइन had occurred due to the increase in the area under non agricultural use। तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे नेट्स ऑन एरिया के अंदर, या फिर अगर हम एग्रीकल्चर यूज में बात करें ज्यादातर तो नॉन एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो रहा है,
अभी अभी जो हमने बात करी ना, एग्रीकल्चर वाला ज्यादातर नॉन एग्रीकल्चर के अंदर शिफ्ट हो रहा है, इसी वजह से हमें डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा है। फिर द एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी ऑन एग्रीकल्चर लैंड ऑन योर विलेज एंड सिटी, ये हम देखते ही हैं कि हमारे पहले तो यहाँ तक जो आपके विलेजेस के अंदर आप देखते होगे ना कि यार ये तो ढाणी के अंदर आता था हमारा, अब यहाँ तो गांव बस गया, इतना गांव बढ़ गया आगे, या फिर सिटी के आसपास आपके खेत थे तो वहां पे पहले कुछ नहीं हुआ करता था, अब इतनी बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ हो गई कि वो खेत रहे नहीं। तो ये सब चीजें हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। फोर कैटेगरीज दैट हैव रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन are barren and wasteland, cultivable wasteland and area under tree crops and groves and fallow lands। इनमें हमें क्या देखने को मिला है? डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? एज द प्रेशर ऑन द लैंड इंक्रीज्ड बोथ फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, द वेस्टलैंड एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड्स हैव विटनेस्ड डिक्लाइन ओवर टाइम। तो क्या था, वेस्टलैंड और कल्चरेबल वेस्टलैंड में तो हमने हो सकता है कि नॉन एग्रीकल्चर यूज लेना स्टार्ट कर दिया हो, या हो सकता है बेटर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है तो हमने उसको क्या कर दिया, एग्रीकल्चर यूज में लेना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये तो कम होती जा रही है, उसका रीजन समझ में आता है। या कहीं पे इरिगेशन फैसिलिटीज और आ गई हैं, है ना, तो उन सब का भी एक रोल हो सकता है। सेकंड, द डिक्लाइन इन लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेशर फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। तो अभी क्या हो रहा है कि मतलब बहुत सारे एरियाज के अंदर आप अगर देखेंगे कि ना ट्राइबल एरियाज है, वहां पे क्या जो फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो ट्राइब्स क्या करती हैं उन एरियाज को, मतलब है ना, फॉरेस्ट को क्लीन करके वहां पे वो अपना कुछ कल्टीवेशन करने लग गए हैं, वहां पे उन्होंने अपनी कोई यील्ड वगैरह कर दी है ना। तो अब ये चीज हमें देखने को मिल रही है, वहां क्या हो रहा है, फॉरेस्ट इस वजह से थोड़ा कम होते जा रहे हैं, और उसके बाद में वहां पे आपको, क्योंकि एग्रीकल्चरल नीड है उनकी भी, उनको भी खाने पीने के लिए चाहिए, उनको भी मार्केट में कुछ बेचने के लिए चाहिए, तो इस तरीके से बहुत सारी जगह आप देखोगे कि हिमालयाज के इस पूरे रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह के इनके रीजन में आप देख लो, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आप चले जाओ, वहां पे क्या होगा कि जो स्लोप के अंदर है ना, क्योंकि वहां पे ऐसा पूरा स्लोपी एरिया है, तो क्या होगा कि इन स्लोप्स के अंदर है ना लोग जो रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा से पेड़ों वेड़ों को हटाया, अपना एक फील्ड सा बनाया, और उधर अपने उन्होंने ट्री मतलब है ना ट्रीज को हटाया और अपने टी वगैरह के प्लांटेशन लगा दिए, है ना, टी के प्लांटेशन लगा दिए। ऐसे ही आप नीलगिरीज के अंदर देखोगे, है ना, ऐसे ही आप नीलगिरीज में देखोगे, नीलगिरी में भी देख रहे हो, ऐसा आप हिमालयाज के रीजन में भी देख रहे हो, है ना, हिमालयाज में आप देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली ज्यादा ही देखने को मिलता है, नीलगिरीज में भी देखने को मिलता है, जो आप तमिलनाडु वगैरह के रीजन में काफी है। तो वहां पे भी क्या कर रहे हैं लोग, आप देखोगे कि मतलब पूरा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत से फॉरेस्ट एरिया के अंदर उन पेड़ों वेड़ों को हटाया, वहां पे टी का या कॉफी का प्लांटेशन लोगों ने कर लिया है। तो ये चीज काफी कॉमन है वहां पे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वहां पे ट्री क्रॉप, ट्री वगैरह है, ग्रूव्स वगैरह हैं, तो वो खत्म होते जा रहे हैं। यस, देन है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जैसा नाम से हमें पता लग रहा है कि भाई कॉमन है सबके लिए, कम्युनिटी उसकी ओनरशिप रखती है ना। लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स ओनरशिप कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड अंडर टू ब्रॉड हेड्स। पहला है प्राइवेट लैंड, सेकंड हमारे पास में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, एक है हमारे पास में प्राइवेट लैंड, दूसरा है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। नाम से पता लग रहा है भाई कॉमन, कॉमन मतलब सबका होगा, कम्युनिटी की उसके अंदर पूरी ओनरशिप होगी। यस, while the former is owned by an individual or a group of individual, the later is owned by the state, meant for the use for the community। देखो आपके घर की जो जमीन है, आपके पापा के, दादा के, जिनके भी घर के नाम में है ना, जिस भी एरिया में आप रह रहे हो, या आपका जो खेत है, फील्ड है ना, तो वो जिनके भी नाम है, तो वो क्या होगी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो एक पर्सन के नाम या दो चार लोगों के नाम, आपकी पर्सनल है ना, कोई और मैं तो आके उसको क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी और उसको आके क्लेम नहीं कर सकता। तो जिसके ऊपर आपका इंडिविजुअल राइट है, वो क्या होगी, आपकी प्राइवेट लैंड होगी। ठीक है, और जो ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए पार्क्स हो गए, या फिर मान लीजिए पेस्चर लैंड्स हो गई, तो वो किसी की भी एक की नहीं है, ना मेरी है ना आपकी है, वो सबकी है ना, सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी लैंड को क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं। सीपीआर, जो इनको शॉर्ट में लिखा है, सीपीआर प्रोवाइड फॉडर फॉर द लाइफ स्टॉक एंड फ्यूल फॉर द हाउस होल्ड्स। तो वहां पे मान लीजिए है ना, क्या होता है राजस्थान के एरिया में, तो जैसे ना एक ओरन वगैरह कहते हैं, वेस्टर्न राजस्थान के एरिया में ओरन बोलते हैं ऐसी लैंड को। तो ओरन वाली लैंड क्या होती है कि बड़ी सेक्रेड लैंड लैंड मानी जाती है, कि जो कुछ टेम्पल्स वगैरह के पास में या भगवान के नाम से उसको ऐसा खाली छोड़ दिया जाता है कि ये तो बड़ी सेक्रेड लैंड है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि मतलब लकड़ी भी वहां से उठाई नहीं जाती है, तो वो क्या करती है, बेसिकली पेस्चर लैंड के फॉर्म में काम करती है, या वहाँ पे वो मतलब है ना पूरा कम्युनिटी उसका ध्यान रखती है कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो कि जो इस पूरे रीजन को, मतलब इसकी सैंक्टिटी को खराब कर सके। तो इस तरीके से जो लैंड छोड़ी जाती है ना, उसको ओरन लैंड कहते हैं। ऐसे पूरे इंडिया के अंदर ही ये कल्चर है, और हर जगह पे उसका नाम अलग अलग है। तो बेसिकली ये क्या करती है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का भी काम करती है। दूसरा, जो पेस्चर लैंड वगैरह होती है,
या कुछ ऐसी कम्युनिटी की लैंड होती है, वहां पे क्या होती है कि जैसे ट्री वगैरह फेल कर जाते हैं, तो वहां पे कुछ आपको पास में फ्यूल वगैरह के भी साधन बन जाते हैं। कैसे होगा, वहां पे मान लीजिए एक ट्री फेल कर गया ना, तो ट्री से जो भी आपके उसकी ब्रांचेस वगैरह हैं वो आप ना पिकेट्स वगैरह सारी लेकर के आ सकते हो और उनको आप एज अ फ्यूल काम में ले सकते हो, तो वो आपके काम आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक तो ये लाइव स्टॉक के काम आ रहा है फॉडर के फॉर्म में, दूसरा फ्यूल के फॉर्म में हाउस होल्ड्स में काम आ सकता है, along with other minor forest product like fruits, nuts, fiber, medicinal plant, etc. तो वहां पे ये सब जो चीजें कंजर्वेशन के फॉर्म में रखी हुई हैं, तो उनसे ये सब चीजें काम आ सकती हैं। तो जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, उनके आसपास का जो उनके बफर जोन में तो किसी को जाने की खैर परमिशन नहीं होती है ना। नेशनल पार्क्स के आसपास में भी जो रीजन होते हैं, उनके अंदर मान लीजिए कोई ट्राइबल जो ट्राइब्स वगैरह रह रहे हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वो क्या करती हैं, उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकती हैं। इस तरीके से एक्सेस कर सकती हैं, वहां पे वो कुछ फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, फाइबर है, मेडिसिनल प्लांट हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को वो यूज ले सकते हैं। कोशिश उनकी ये रहती है कि वहां पे अंदर कोर बफर एरिया में ना जाए, ताकि वो नुकसान ना पहुंचा दे उस पूरे रीजन के अंदर, है ना। किसी भी तरीके से एनवायरमेंटली वो एकदम प्रिजर्व रखना चाहते हैं उसको, इसलिए। लेकिन क्योंकि ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे वो हमेशा रहते रहे हैं, तो उनकी लाइवलीहुड के लिए भी ध्यान रखा जाता है, तो इन सारी चीजों को उनको कलेक्ट करने की परमिशंस भी होती है। इन रूरल एरियाज सच लैंड ऑफ पर्टिकुलर रिलेवेंस, तो ये जो हम बात कर रहे थे, ये क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं, उनमें ये सब चीजें करने की परमिशन होती है रिजर्व फॉरेस्ट में, है ना। जो आपके पास में नेशनल पार्क वगैरह के बफर एरियाज होते हैं, कोर एरियाज जो होते हैं, उनके अंदर इनको जाने की ऐसे परमिशन नहीं होती है। यस, इन रूरल एरियाज सच लैंड ऑफ पर्टिकुलर रिलेवेंस फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स and other weaker sections, since many of them depend on income from their livestock due to the fact that they have limited access to land। ठीक है, रूरल एरियाज में तो क्या होती है भाई, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है, जिनके पास में सिर्फ मतलब है ना लाइफ स्टॉक है, तो उस लाइफ स्टॉक को वो क्या करेंगे, लेकर के जाएंगे, और वहां पे उनके खाने पीने की सारा मतलब है ना उनका हो जाता है कि भाई कम्युनिटी लैंड है, तो जो भी वहां पे उनके फॉर्डर वगैरह की व्यवस्था है सारी उनको हो जाती है, वो सुबह लेके जाते हैं, घुमा फिरा के उनको ले आते हैं, शाम को अपने घर पे लाके बांध देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस है। CPRs also are important for women as most of the fodder and fuel collection is done by them in rural areas। तो जो रूरल एरियाज की women है, आपको पता ही होगा अच्छे से कि वो क्या करती है, वहां से अपने कैटल के लिए, अपने लाइफ स्टॉक के लिए फॉडर वगैरह भी लेके आती हैं, और फ्यूल का कलेक्शन भी करती है, लकड़ी वकड़ी वो सब लेके आ जाते हैं। दे हैव टू डिवोट लॉन्ग आवर्स फॉर कलेक्टिंग फ्यूल एंड फॉडर फ्रॉम डिग्रेडेड एरिया ऑफ CPR। ठीक है, तो जो ऐसे एरियाज होते हैं वहां से उनको लाने के लिए काफी टाइम देना पड़ता है, इतना लंबा चौड़ा एरिया होता है, तो वो कवर करके उसको लेके आते हैं। एक देखो, एक रिसेंटली मैं आपको बताऊं, एक राजस्थान के उदयपुर में एक स्टार्टअप है। तो वो स्टार्टअप क्या करता है कि जो ऐसी विमेन है ना, ऐसी विमेन है जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हैं, वो क्योंकि ऐसा फ्रूट नट्स वगैरह वो रिजर्व फॉरेस्ट से कैरी कर सकते हैं, वो ला सकते हैं वहां से, है ना, कलेक्ट कर सकते हैं उनको, तो वो उनको सपोर्ट कर रहा है। किस तरीके से, मान लीजिए उनको कोई ये जामुन है, जामुन का एक जैम बनाना है ना, तो ये है ना, मतलब आपको रियल एक स्टार्टअप मिल जाएगा, अभी मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो काफी अच्छा वो काम कर रहे हैं, उदयपुर के अंदर है वो। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ट्राइबल विमेन है, उनको बोला कि आप वहां से जामुन लेकर के आइए, हम आपको पर जामुन के अंदर इतने इतने केजी के ऊपर इतना आपको रेम्यूनरेशन देंगे, और आप ला करके हमें दीजिए, हम उसके एग्रो प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे, प्रोसेसिंग करके उसका जैम बनाएंगे, ये करेंगे, और वो उसको मार्केट में सेल करते हैं। क्योंकि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सीधा फॉरेस्ट से आ रहा है, तो उनको बहुत अच्छा मतलब एक रेस्पॉन्स मिला है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तो वैसे भी बहुत अच्छी डिमांड है, एंड अपने आप में उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो और वो विमेन जो है, उनको भी एक अच्छा काम मिल गया कि पहले तो वो सिर्फ जो जामुन है अपने लिए लेकर के आती थी, अपने घर में थोड़ा बहुत उन्होंने काम में ले लिया, वैसा ही कुछ कर सकती थी, लेकिन अब उनको एक लाइवलीहुड का सहारा हो गया है कि वो पूरा जामुन वहां से कलेक्ट करके लेके आती हैं, बाद में उस प्रोसेसिंग के अंदर वो देती हैं, वहाँ प्रोसेस होता है, वो सेल होता है, और उसका एक बहुत अच्छा, क्योंकि डिमांड अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उनको मिल रहा है, उनके लिए लाइवलीहुड का एक बहुत अच्छा सहारा बन गया है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, लाइवलीहुड को सपोर्ट करने का बहुत काम करते हैं, है ना। यस, then CPRs can be defined as communities natural resource where every member has the right of access and uses with specified obligations without anybody having property rights over them। तो CPR में भाई सबको एक्सेस मिलता है, और सब उसको एक स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन तक, भाई आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इस तरीके से उसको काम में ले सकते हैं, और उसका किसी CPR के ऊपर किसी का भी राइट नहीं होता, भाई मेरा राइट नहीं है
ना आपका राइट है, सबका उसके ऊपर राइट है, सबकी ऑब्लिगेशन बनती है उसका ध्यान रखना, उसकी संभाल रखना। कम्युनिटी फॉरेस्ट, pasture land, village water bodies, and other public spaces where a group larger than a household or a family unit exercises right of use and carries responsibility for management and examples are examples of CPR। बेसिकली जैसे पूरे विलेज के अंदर वाटर बॉडी हो गई है ना, इसी तरीके से पेस्चर लैंड हो गई, कोई कम्युनिटी फॉरेस्ट हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए एक फैमिली को समझा दिया भाई आप इसका ध्यान रखोगे, आप ये काम करोगे, या पूरी कम्युनिटी मिलकर के भी कई बार एक टीम बना लेती है और उसका ध्यान रखती है। तो ये था कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। यस, देन एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया। एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया के अंदर क्या दिया है? लैंड रिसोर्स इज मोर क्रूशियल टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्या है? लैंड रिसोर्स इज मोर क्रूशियल टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। पहला क्या है? एग्रीकल्चर इज अ प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी, है ना। एग्रीकल्चर के बारे में प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी है। देखो, एक तो अगर आप मान लीजिए बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में तो वर्क फ्रॉम होम है। इतनी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में लोग, अभी जो कोविड का टाइम था तो भी घर पे बैठ के काम कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए तो आपको फील्ड में ही जाना पड़ेगा ना, बिना फील्ड में जाए तो आप काम कर नहीं सकते हो। ठीक है, अनलाइक सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज, उनमें इतना ज्यादा लैंड की डिमांड नहीं होती जितना एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो तो बिना आपके फील्ड में लगाए हुए उगेगा तो कुछ भी नहीं। इन अदर वर्ड्स, contribution of land in agricultural output is more compared to its contribution in the outputs of other sector। ठीक है, अदर सेक्टर के अंदर के बजाय यहाँ पे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। Thus, lack of access to land is directly correlated with incidence of poverty in rural areas। तो ये हम देखते हैं ना कि भाई रूरल एरियाज में जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, उनको क्या मतलब देखा जाता है कि यार ये तो पुअर है। पुअर क्यों है? क्योंकि जिनके पास में अपनी लैंड है तो वो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो सारी वो कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है? उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट मिलता है। जिनके पास लैंड नहीं होती है या जो लैंडलेस है, उनको क्या पॉवर्टी के अंदर माना जाता है लैंड रूरल एरियाज में। सेकंड, क्वालिटी ऑफ लैंड हैज अ डायरेक्ट bearing on the productivity of agriculture which is not true for other activities। भाई आपकी लैंड की देखो, अगर बैरन लैंड भी होगी और वहां पे आपने इंडस्ट्री लगा दी तो उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या फर्टाइल लैंड थी वहां पे भी आपने लगा दी तो आपके इंडस्ट्रियल आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्रीकल्चर में सारा फर्क पड़ जाता है कि आप कहाँ पे कर रहे हो। आप एक तो गैंगेटिक प्लेन के अंदर कर रहे हो, आप यूपी के अंदर, एमपी के अंदर वहां कर रहे हो जहाँ पे रिवर्स है, वहां पे अच्छा पानी है ना, ग्राउंड वाटर लेवल भी अच्छा है, बारिश अच्छी होती है। यही आप क्या कर रहे हो लद्दाख के अंदर, एक अगर आप जाकर के वहां पे क्रॉप लगाते हो तो दोनों के अंदर क्या होगा, आपको पूरा पूरा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लैंड का फर्क आ रहा है वहां पे, है ना। क्वालिटी ऑफ लैंड का प्रोडक्टिविटी पे कंप्लीट इंपैक्ट आता है। देन इन रूरल एरियाज, असाइड फ्रॉम इट्स वैल्यू एज प्रोडक्टिव फैक्टर, लैंड ओनरशिप हैज अ सोशल वैल्यू एंड सर्व्स एज अ सिक्योरिटी ऑफ फॉर क्रेडिट, नेचुरल हैजार्ड्स फॉर लाइफ कंटीजेंसीज एंड आल्सो एड्स टू सोशल स्टेटस। सोशल सिग्निफिकेंस तो है भाई, जिसके पास जितनी जमीन उसकी उतनी वैल्यू, है ना। तो क्रेडिट और के अंदर आपको आसानी मिलती है, भाई ये तो जमीन है, इसके पास इतनी इतनी जमीन है तो पैसा चुका देगा, भाई कल को अगर पैसा नहीं दे पाया तो जमीन बेच करके ला देगा, है ना। तो वो भी एक आदमी को रहता है। नेचुरल हैजार्ड्स के टाइम भी उसको बड़ा एक वो रहता है कि भाई जमीन है तो उसका सही रहता है लाइफ कंटीजेंसी के अंदर, और सोशल स्टेटस तो है, या आप सब लोग समझते हो। An estimation of the total stock of agricultural land sources, that is total cultivable land, can be arrived at by adding up net sown area, all fallow lands and cultivable wasteland। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास में। टोटल कल्टिवेबल लैंड जो होती है ना, ठीक है, टोटल कल्टिवेबल लैंड, टोटल कल्टिवेबल लैंड क्या होगी? जितने पूरे एरिया के ऊपर आप कल्टिवेशन कर सकते हो, जितने पूरे एरिया को आप सोइंग कर सकते हो ना, तो उसके अंदर क्या क्या आता है? वहां पे आता है नेट सोन एरिया, जितने एरिया पे आपने लगा रखा है, ऑल फेलो लैंड्स, जितनी भी टाइप की फेलो लैंड है वो सारी, क्योंकि उनको कभी भी आप सोइंग तो कर ही सकते हो, आप उनके ऊपर कभी भी कल्टीवेशन तो कर ही सकते हो। एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड, भाई एग्रीकल्चरल ट्रीटमेंट वगैरह से या कुछ नई टेक्नोलॉजी से आप उसको क्या कर सकते हो, कल्टीवेशन के लायक बना सकते हो। इसलिए इन तीनों को मिलाकर के किस में डाला गया है? टोटल कल्टीवेशन लैंड, कल्टीवेबल लैंड। टोटल कल्टीवेबल लैंड में क्या क्या तीनों चीजें आई है? एक तो आ गया नेट सॉन एरिया, एक आ गया ऑल फेलो लैंड्स, और एक कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, इट मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल 3.1 दैट over the past year there has been a marginal decline, there has been a marginal decline
इन द अवेलेबल टोटल स्टॉक ऑफ कल्टिवेबल लैंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझें इसको। टोटल स्टॉक ऑफ कल्टिवेबल लैंड, क्या कह रहा है, टोटल स्टॉक ऑफ कल्टिवेबल लैंड, जितने पूरे लैंड के ऊपर कल्टीवेशन हो सकता है, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया, उसके अंदर डिक्लाइन आया है। कैसे डिक्लाइन आया है, देखो इसको समझते हैं। देखो टोटल कल्टीवेबल लैंड, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, कौन सा, ये है टोटल कल्टीवेबल लैंड। कौन से टाइम में, 1950-51 में और 2014-15 में, इन दो पीरियड्स के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है ना। टोटल कल्टीवेबल लैंड 1950-51 में कितना था, 59.5, अभी कितना है, 50.0, 58 ही मान लो, 58 ही मान लो इसको, 58.0 या 58, आप एक ही बात है। तो देखो क्या हुआ, टोटल कल्टीवेबल लैंड तो हमारे पास 2014-15 में बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी नहीं। क्यों नहीं बढ़ी, उसको यहाँ पे समझते हैं। देखें, कल्चरेबल वेस्ट लैंड कितनी है, 1950-51 के अंदर तो थी 8%, अभी हमारे पास में कितनी हो गई है, 4%। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, वेस्ट लैंड तो कम हुई है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, कल्टीवेबल लैंड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ी, ठीक है। फैलो अदर देन करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो कितना है, 6.1 था, अभी कितना हो गया है, 3.6 हो गया है। तो ये भी हमारे पास में कम हुआ है, यानी ये जो 3% के 2.5 to 3% जो ये कम हुआ है ना, फैलो लैंड कम हुई है। फैलो लैंड कम होने का मतलब क्या हुआ, खाली पड़ी जमीन कम हो गई। खाली पड़ी जमीन के ऊपर या तो इंडस्ट्री लगी होगी या फिर वो एग्रीकल्चर में यूज आई होगी, लेकिन एग्रीकल्चर में तो यूज आई नहीं, तभी तो ये नहीं बढ़ा, ठीक है। फिर करंट फैलो, जो साल 2 साल आप खाली छोड़ते हैं, वो पहले 3.7% थी, अभी 4.9 है। चलो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बड़ा नंबर नहीं है, तो फर्क नहीं डालेगा। फिर नेट सोन एरिया, पहले 41.7 था, अभी 45.5 है, ये तो बढ़ गया है, नेट सोन तो बढ़ गया है, लेकिन आप पूरा टोटल कल्टीवेबल लैंड देखें तो वो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा लैंड जो है ना, वो कहाँ पे आ गया, या तो इंडस्ट्रीज में काम आ गया या वो सर्विस सेक्टर में काम आ गया, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ढंग से सुनना। कल्चरेबल वेस्टलैंड जो है वो 8% से अब 4% ही रह गया, लेकिन आपके पास में कल्टीवेबल लैंड ज्यादा नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि वो सारा जो लैंड है, हो सकता है सेकेंडरी सेक्टर में काम आ गया हो, है ना, यानी इंडस्ट्रीज लगाने में काम आ गया हो, या फिर सर्विस सेक्टर के अंदर काम आ गया हो। यही चीज हमें यहाँ पे समझनी थी, जो हमने यहाँ देखी है। यस, there has been a greater decline of cultivated land in spite of corresponding decline in cultivable wasteland। भाई वेस्टलैंड कम हुई, फिर भी कल्टीवेबल लैंड नहीं बढ़ी, ठीक है ना। जो वेस्टलैंड है, देखो ये इतना सारा रीजन है, ठीक है, और ये पूरा क्या है हमारे पास में, वेस्टलैंड है, ठीक है ना। अब वेस्टलैंड क्या था, मान लो कितना परसेंट था, ये देखो यहाँ पे वेस्टलैंड था 8%, अब 4% रह गया। ये पहले मान लो कोई पूरा हुआ कितना था, 8%, अब ये कितना रह गया, सिर्फ 4% ही रह गया। अब ये जो हमारे पास में एडिशनल 4% आया है ना, ये वाला तो क्या है, जो रिमेनिंग 4% है, जो वेस्टलैंड से बाहर आ गया, ये वेस्टलैंड से बाहर आ गया, ये भी क्या होना चाहिए था, एग्रीकल्चर के लायक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लैंड ये अब के इसमें आ गया है, या तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर यानी इंडस्ट्रीज में काम आ गया है, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रीज में काम आ गया, या फिर वो किस में काम आ गया, टर्शरी में काम आ गया, टर्शरी यानी वो सर्विस सेक्टर के अंदर काम आ गया, ठीक है। तो ये बात हमें समझने की थी कि पहले पूरे इंडिया के अंदर 8% वेस्टलैंड था, अभी 4% वो रह गया, तो यानी अब जो नया 4% हमारे पास में फ्री हुआ था, वो कहाँ काम आ गया, वो कोई दूसरे सेक्टर में काम आ गया। इसी वजह से कल्टीवेबल जो लैंड था ना, वो हमारे पास में इंक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर हम वो कह देंगे अनचेंज्ड है। 1% का ही तो थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि वो तो कम ही हुआ है ना। तो ये चीज है, ओके। It is clear from the above discussion that the scope of bringing an additional land under nets on area is India is limited, ठीक है। यहाँ पे हम देखें परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टीवेटेड लैंड, है ना, कल्टीवेबल लैंड अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना है हमारे पास में, ले जाने का स्कोप कम ही रहा है अब यहाँ पे, ठीक है। नेट्स ऑन एरिया 70% था पहले, 78.4% हुआ है ये। Thus there is an urgent need to evolve and adopt land saving technologies। लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज की हमें अर्जेंट अब नीड है, अब हमें ये बात समझ आ रही है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं, पहली है दोज विच रेज
द यील्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रॉप पर यूनिट एरिया इन द लैंड। अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास में लैंड तो मान लीजिए इतना ही है, ठीक है, ये लैंड तो आपके पास में इतना ही है ना, ये जो है ना आपके पास में इतना ही लैंड है। अब पहले मान लीजिए आप इसके अंदर 1 क्विंटल का प्रोडक्शन कर रहे थे, पहले 1 क्विंटल का कर रहे थे, है ना। अब आपको इसी में क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए 1.8 क्विंटल का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, नई नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज लोगे। कौन सी, आप हाई यील्ड वेराइटी, है ना, का सीड लोगे, आप अच्छे ना नैनो फर्टिलाइजर्स को आप यूज में लोगे, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या करोगे, बेटर, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अच्छे पेस्टिसाइड्स को आप यूज करोगे, या फिर आप ऐसे सीड्स को यूज करोगे जिनके अंदर नेचुरली पेस्ट नहीं लगते हैं, है ना, पेस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी हो, उसको आप यूज करोगे। हाई यील्ड वैरायटी मतलब वो खुद ही प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए अच्छी होती है। दूसरा, पेस्ट रेजिस्टेंट हो। तीसरा, आप क्या करोगे, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एरिया है जहाँ पे बारिश अच्छी होती है, 100 mm से भी ज्यादा बारिश हो जाती है ना पूरे मानसून सीजन में, तो अब इतनी अच्छी बारिश होती है तो वहां पे तो आप क्या कर सकते हो कि आप राइस को लगा सकते हो। लेकिन आप राजस्थान का जैसे दूसरा एरिया रह गया जहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया है, जैसे जैसलमेर है, तो वहां पे आप राइस को नहीं लगा सकते हो। या मान लीजिए एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप वाटर की अवेलेबिलिटी है, लेकिन वहां पे आप राइस को मत लगाओ क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ही उसके उतना ज्यादा सुटेबल नहीं है। वहां पे आप क्या करोगे, वाटर का ज्यादा वेस्टेज कर दोगे बजाय कि आपके पास में प्रोडक्शन के। उतना ही प्रोडक्शन आप उस एरिया में करो जहाँ पे रेंज ज्यादा हो रही है, लेकिन आप उतना ही प्रोडक्शन दूसरे एरिया में करने के लिए आप क्या कर दोगे, ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूटिलाइज कर दोगे। इसलिए हमें ये चीज देखनी होती है कि हम क्या करें उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के, वहां पे जैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे यील्ड्स या वहां पे हम वैसी क्रॉप लगाएं, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, those which increase the total output per unit area of land from all crops grown over agricultural year by increasing land use intensity। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, लैंड यूज इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि लैंड यूज इंटेंसिटी के ऊपर आप फोकस करें। नेक्स्ट है हमारे पास में, द एडवांटेज ऑफ later kind of technology is that along with increasing output from limited land it also increases the demand for labor significantly। ठीक है, क्या बताया गया हमें यहाँ पे, सेकंड वाला जो है ना लैंड यूज इंटेंसिटी के ऊपर जो फोकस करता है, वो चीज क्या कह रहा है, इसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट ये है इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम लिमिटेड लैंड। कम लैंड से भी हमारे पास में जितनी लैंड है उससे भी आउटपुट तो हमें बढ़ा ही देता है, यानी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई। उतनी लैंड से पहले 1 क्विंटल और था, अब वो 1.5 क्विंटल करने लग गया। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे लेबर की भी यहाँ पे डिमांड बढ़ा देता है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी लेबर काम कर रही है ना, तो हमें उस चीज को भी ध्यान देना होता है। फॉर अ लैंड स्कार्स बट लेबर अबंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, high cropping intensity is desirable not only for fuller utilization of land resource but also for reducing unemployment in the rural economy। अभी मैंने आपको यही बताया है। यहाँ पे देखो क्या है, लैंड जो है ना, ये जो लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है। और यहाँ पे लेबर की बात की जाए, लेबर अबंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर हमारे पास में अबंडेंट है। अब हमें क्या करना है, इस लिमिटेड लैंड से ही प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, लेबर भी हमारे पास में बहुत ज्यादा है, तो इस लेबर का भी हमें यूटिलाइजेशन हो जाए, लेकिन इस लैंड से भी हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है ना। लैंड लिमिटेड होने के बाद में भी हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं। यहाँ हम क्या चाहते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ये हमारा टारगेट है ना। क्या टारगेट है कि हमें लैंड लिमिटेड होने के बावजूद प्रोडक्शन उसका बढ़ाना है। और यहाँ हमारा क्या टारगेट है, लेबर अबंडेंट है, और हमें क्या करना है, लेबर ज्यादा है, इसका मतलब सबको एम्प्लॉयमेंट देना है या अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास में कम करना है, ये हमारे पास में टारगेट है। तो ये दोनों टारगेट किससे फुलफिल होते हैं, ये फुलफिल होते हैं हमारे इससे, इस तरीके से, जो हमारे क्या बता रहे हैं, लैंड यूज इंटेंसिटी का टारगेट हमें दे रहा है कि भाई लैंड यूज इंटेंसिटी को आपको फोकस करना चाहिए। लैंड यूज इंटेंसिटी के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हमारे ये दोनों काम पूरे हो जाते हैं। जो हमारे पास में लेबर है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, और जो लैंड हमारे पास में लिमिटेड है उससे हमारे पास में प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हमें फॉर्मूला है, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे,
वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन परसेंटेज ऑफ इक्वल्स टू CGA अपॉन NSA मल्टीप्लाइड विद 100, CGA डिवाइडेड बाय NSA। यस, CGA को GCA भी लिखते हैं। GCA का मतलब क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, NSA क्या होता है, नेट सॉन एरिया। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम बात कर लेते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की। क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में जो पूरा एरिया है, एक फील्ड है जिसके अंदर मान लीजिए एक फार्मर के पास में कितना है, 100 हेक्टेयर की जमीन है ना। इस 100 हेक्टेयर में से वो क्या करता है कि जब खरीफ का सीजन आता है तो 100 हेक्टेयर पे तो वो खरीफ लगा लेता है। ओके, तो खरीफ तो उसने पूरे 100 पे लगा ली, एंड जब रबी का सीजन आता है ना, उसी 100 हेक्टेयर में से उसने क्या किया, 60 हेक्टेयर पे तो रबी लगा ली, ठीक है, और 30 हेक्टेयर पे उसने क्या किया, शायद, यानी उसने सब्जियां लगा दी। तो अब होगा क्या कि जो 100 हेक्टेयर की जो लैंड है जिसपे उसने खरीफ लगाया हुआ है, 60 हेक्टेयर की लैंड पे उसने रबी लगाया हुआ है, और उसी सीजन के अंदर उसने 30 हेक्टेयर को एज ए जैद काम में ले लिया, यानी वहां पे सब्जियां और लगा दी है। तो अब इसी पूरे एक एग्जाम्पल को लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी, यानी GCA के बारे में हम बात करेंगे, और वहां पे CGA के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। यस, तो देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की, जो अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे रीजन के अंदर, इस पूरे फील्ड में उसने क्या किया था कि खरीफ में अलग लगाया था, 100 का 100 हेक्टेयर पे लगा दिया, रबी के अंदर उसने 60 पे लगाया, जेड के अंदर उसने 30 पे लगाया। तो यहाँ पे मेरे पास में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो जाएगा, GCA कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 60 प्लस 30, ये पूरा मिला के ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होने का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ये होता है कि एक सीजन के अंदर, एक सीजन के अंदर चाहे वो आपने फिर खरीफ में जितना लगाया था वो, जितना आपने रबी में लगाया था वो, जितना आपने जैद के अंदर लगाया था वो, इन तीनों को मिला करके आपने पूरे एक एग्रीकल्चरल ईयर में कितनी क्रॉपिंग करी है। मैंने क्या बात करी, एक एग्रीकल्चरल ईयर की बात करी है, ठीक है, एक एग्रीकल्चरल ईयर में आपने पूरा कितना लगाया, ठीक है। ये आ जाता है आपका नेट्स ऑन एरिया। अब नेट्स ऑन एरिया के अंदर हम उनको बात करेंगे, ये तो हमारे पास में हो गया था GCA या CGA की जो हमने बात करी थी ना, एग्रीकल्चरल ईयर के अंदर जितना टोटल लगाया। अब नेट्स ऑन एरिया कितना हो जाएगा, नेट्स ऑन एरिया के अंदर आप क्या करोगे, फैलो लैंड वगैरह को निकाल देते हो। जैसे यहाँ पे फैलो लैंड कितना है, 60 और 30 90 हो गया, तो 10 क्या हो गया यहाँ पे, फैलो लैंड हो गया, है ना। 10 हेक्टेयर आपके पास में क्या हो गया, फैलो लैंड हो गया, 10 हेक्टेयर फैलो लैंड हो गया। तो अब ये जो फैलो लैंड है उसको आप यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। नेट्स ऑन एरिया के अंदर आप क्या करते हो, फैलो लैंड वगैरह भी जो होती है उन सबको आप हटा करके उसके बाद में यहाँ पे देखते हो। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन परसेंटेज को अगर हम निकालेंगे, GCA GCA बाय NSA, GCA, और आप इसको क्या लिख सकते हो, CGA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अपॉन NSA मल्टीप्लाइड विद 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगा। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, जिसमें हमारे पास में आएगा GCA डिवाइडेड बाय NSA मल्टीप्लाइड विद 100। ओके, हमें ये ध्यान रखना है कि जो NSA हमारा होता है नेट्स ऑन एरिया, तो उसमें फैलो लैंड, पेस्चर लैंड को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, या नॉन एग्रीकल्चर लैंड को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर एक बार आपके लिए समराइज करूँ तो आप इसको देखिए फिर से। देखिए क्या था, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को जो हमें कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला है GCA या CGA अपॉन NSA मल्टीप्लाइड विद 100। तो पहले हम इन दोनों चीजों की बात कर लेते हैं। GCA हमारे पास में क्या होता है, GCA होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और दूसरा हमारे पास में NSA होता है नेट्स ऑन एरिया। नेट्स ऑन एरिया के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो नेट्स ऑन एरिया को जब हम देखते हैं तो उसमें हमने ये देखा ही था कि हाँ फैलो लैंड वगैरह थी, उन सबको हटा देते हैं, जितने पे आपने क्रॉपिंग की है सिर्फ वही इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो देखिए एक फार्मर के पास मान लीजिए 100 हेक्टेयर की लैंड है, उस 100 हेक्टेयर का 100 हेक्टेयर वो क्या करता है, खरीफ में लगा देता है, खरीफ की क्रॉपिंग यहाँ पे वो कर लेता है ना, कल्टीवेशन कर लेता है। तो ये एक साइकिल में उसने क्या किया, खरीफ वाला सीजन है तो खरीफ कर दिया। देन अब आता है उसके पास में रबी का और जैद का सीजन, है ना। तो रबी वाले सीजन में उसने क्या किया, इस 100 हेक्टेयर में से 60 हेक्टेयर पे तो रबी लगा दिया,
और 30 हेक्टेयर पे उसने क्या किया, सब्जियां वब्जियां लगा दी, तो 30 हेक्टेयर जेड के अंदर आ गया। अब 60 + 30 हो गया 90, ठीक है, और ये 100, तो ये उसका पूरा कितना बना देगा 190, ठीक है, ये पूरा कितना बना रहा है 190 हेक्टेयर। तो ये 190 हेक्टेयर बेसिकली उसका क्या हो गया, एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर उसने जितनी क्रॉपिंग करी, जितने एरिया पे उसने क्रॉपिंग करी वो आ गया। लैंड तो उसके भी 100 ईयर है ना, 100 हेक्टेयर ही है, लेकिन उसने क्या किया था 190 हेक्टेयर को यूटिलाइज कर लिया अपने क्रॉपिंग साइकिल के अंदर या एग्रीकल्चर ईयर के अंदर, तो इसको आप क्रॉस क्रॉप्ड एरिया कह दोगे। नेट सॉन एरिया हम जानते हैं। इस तरीके से अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CGA अपॉन NSA यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइड विद 100, इससे हमारे पास में आ जाएगा क्या, क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगा। और ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के अंदर सिंपल सा फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। ओके, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो आई होप कि आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी तक का जो अभी हमने चैप्टर देखा है वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।